नमस्कार, जिंदगी विद ऋचा के लिविंग रूम कॉन्वर्सेशंस में आज जो मेरे मेहमान हैं उनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे पहलू हैं उस कहानी के, क्योंकि कानपुर, दिल्ली, मेलबर्न और मुंबई, इन सभी शहरों से उनका गहरा रिश्ता है। उन्होंने जूते की दुकान पर काम किया है, होटल में बर्तन धोए हैं, वेटर का काम किया है, टैक्सी चलाई है, चिकन बेचा है और आखिरकार वो काम किया है जिसके लिए शायद वो बने थे, अभिनय, एक्टिंग। और अगर उनकी एक्टिंग की बात करूं तो एक लंबी फहरिस्त है ऐसी फिल्मों की, ऐसी सीरीज की जिसमें उन्होंने अपने अभिनय से हम सबका दिल जीता है। लेकिन थोड़े से नाम बता देती हूँ: मिर्जापुर, महारानी, जामतारा, इनसाइड एज, सावरकर और तिकड़म। मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे हम किससे बात करने वाले हैं, लेकिन आपको यकीन ये दिलाना चाहती हूँ कि बातचीत सिर्फ फिल्मी नहीं है, बहुत कुछ सीखने को है इनकी कहानी से। तो आराम से वक्त निकाल कर सुनिएगा हमारे इस कॉन्वर्सेशन को। लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं द ब्रिलियंट एक्टर अमित सियाल का। बहुत बहुत स्वागत है अमित सियाल जिंदगी विद ऋचा में। काफ़ी दिन से इसकी योजना चल रही थी और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच, माय ऑनर। ऐसा लगता है कि अभी भी क्या अमित सियाल में अभी भी वो यूपी के, हालांकि अब लगता है छोटा शहर, लेकिन कानपुर था हमारे लिए बहुत बड़ा शहर होता था झांसी वालों के लिए। यूपी के एक शहर के एक मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग, वो अभी भी है अंदर और कई बार वो निकल आती है, झलक जाती है। वही है और कुछ निकला ही नहीं है, वही चल रहा है वो। एक मैं बताता हूँ, मैं 4.5 या पौने 5 साल रहा मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में, और जब वापस आया फॉर गुड, कुछ आया हूँ 2001 के एंड में, और तो अंदर कुछ हो गया कस्टम वालों के साथ, कुछ लैपटॉप था, ये था वो था, और 2 घंटे लग गए। उन्होंने बोला नहीं ड्यूटी लगेगी, मैंने कहा बिल्कुल नहीं लगेगा, स्टूडेंट था ये वो। तो ये सब था कि अजीब व गरीब बहस चल रही थी उनके साथ। तो पापा मम्मी खड़े हुए बाहर 2-2.5 घंटे से। वो मतलब उस लालसा में कि बेटा वापस आ रहा है, अंग्रेज़ बन के आ रहा है, थड़ा अंग्रेज़ी बोलेगा ये वो। तो मैं आया बाहर, तो मैंने कहा सॉरी पापा यार ये ऐसे हो गया। तो और क्या चल रहा है मेरा बाप बेचारा इतना दुखी हो गया वो कि मम्मी से बोलते ये देख ये पढ़ के आए ये ऑस्ट्रेलिया से, क्या चल रहा है तो मेरा वही है यार, मेरे अंदर से नहीं जाता है वो। हम क्यों जाना चाहिए वो? हाँ, जाना तो बिल्कुल। एक मैंने ना बीच में थोड़ा वो इंग्लिश एक तो बोलनी वहाँ सीखी मैंने मेलबर्न में, पर मैं कानपुर में इंग्लिश बोलनी अलग इंग्लिश होती हो नहीं, और क्या बोलने की जरूरत ही नहीं थी, वहाँ पे पढ़े थे इंग्लिश मीडियम में, बट इंग्लिश बोलने की क्या जरूरत है। तो उनका थोड़ा एक्सेंट आ गया कि सीखी उन्हीं लोगों से बात करते करते ऑस्ट्रेलियन से। तो बीच में उस एक्सेंट को थोड़ा मैं भुनाने लग गया ना, एक्सप्लॉइट करने लग गया, आगे शो ऑफ गिरी और ये बहुत गालियाँ दी दोस्तों ने कानपुर में। यहाँ नहीं चलेगा, ये सब वहीं छोड़ के आओ भाई, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। वो समझ में आ गया कि ये सब नहीं करना चाहिए, दिस इज नॉट यू। से आपको कानपुर का अपना अभी का बहुत हालिया एक्सपीरियंस बताऊं तो आप हंसेंगे। मैं एक शूटिंग के लिए गई हुई थी, तो ड्राइवर जो टैक्सी थी वो दिल्ली की थी। तो हम लोग एक सिग्नल पर रुके थे, तो अचानक बहुत सारी भीड़ ना हमारे ऊपर चिल्लाने लगी, कांच वाँच पे दो ने तो गुस्से में हाथ ही मार दिया। तो हमको समझ नहीं आया कि क्या किया। हम तो गुस्सा इस बात का था कि रुके क्यों। तो ड्राइवर ने कहा हमारे कि अरे सिग्नल, अभी रेड लाइट हो रही। बोले क्या करना रेड लाइट, आगे हाँ। अच्छा, वो ड्राइवर जो कि दिल्ली का था, उसने कहा मैं तो नहीं। आपको सिग्नल दिख गया? मुझे तो अभी हमें हो गया सिग्नल दिख ही नहीं रहा था कहीं। इतनी भीड़ थी वहाँ पे, इतनी भीड़ थी, और वो बैनर होने लगे रहते सिग्नल के सामने, दिखा ही नहीं मुझे तो कहीं पे सिग्नल। कानपुर में नहीं चलता ये सब, वो एक अलग लॉ है। आप समझिए आपकी गाड़ी को 10 लोग मार रहे हैं कि तुम निकलो। टाइम वेस्ट कर रहा ना। मेरे लिए बहुत ही हिलेरियस। और एक शहर मैंने ये देखा कि आप जा रहे हैं तो वो कोई आके यहाँ बिल्कुल यहाँ अड़ा देगा, तो आप भी वैसे ही गाड़ी चलाते हैं। अब नहीं, मैं मतलब अगर आपको सच बताऊं तो गाड़ी तो थोड़ा तेज चलाता हूं मैं, बट अब थोड़ा जैसे पहले चलाया करता था ना। मतलब कानपुर में तो आप ऐसे ही चलाते हो? हाँ, अब कानपुर में आप कानपुर गए हो ना, आपने देखा वहाँ का अभी गए मार्च अप्रैल। तो अगर आप सीधे सीधे चलाओगे ना, आप कभी भी नहीं अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते, आप पहुँच ही नहीं सकते। अगर आपने जाइए या आप पहले चले जाइए, वो पहले ही जाते रहेंगे आपसे, वो मतलब तो आपको चलानी पड़ेगी वैसे। तो आई थिंक वहाँ पे कोई नहीं बचा है इस पाप से। कितना अमेजिंग है ना, लखनऊ इतने बगल में, पहले आप वाले कल्चर, और कानपुर में हम जाएंगे। लखनऊ बहुत, एक्चुअली कानपुर ऑन अ सीरियस नोट, कानपुर वाज ऑलवेज अ
वेरी लेबर ओरिएंटेड टाउन, मिल्स वगैरह ये वो, तो सब रईस जो थे वो लखनऊ में थे, तो वो अभी तक वो फासले और दूरियां बने हुए हैं, और वो हमेशा रहेगा वो, क्योंकि लखनऊ, इनफैक्ट लखनऊ बहुत ही सुंदर हुआ है, बहुत। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है लखनऊ, जब भी जाता हूँ। तभी 3 दिन पहले गई थी, मुझे हमेशा लगता है उस यहाँ बस जाओ यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया हो गया लखनऊ। और कानपुर जब मैं गई तो मुझे लगा अब नहीं आना यहाँ पर। सो ये कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी गई थी अप्रैल में, 2 दिन में इतना परेशान हो गई वहाँ के ट्रैफिक से। बट क्या है, कुछ शहर होते हैं, जैसे मैं आपको मुंबई के बारे में बताऊँ, दोस्तों जैसे मेरे यहाँ जिनके यहाँ आया हूँ कज़न गया, तो वो भी यही कह रहा था कि जब तुम मुंबई शिफ्ट नहीं हुए थे ना, तो मुंबई भी नहीं अच्छा लगता था। मुझे तो मुंबई नहीं अच्छा लगता। हाँ, बिकॉज यू नीड टू नो पीपल इन दैट प्लेस, प्लेस इज मेड बाय पीपल, उसका क्या करोगे? अगर आप जानते हो लोगों, आपका घर बस गया वहाँ पे, आपके दोस्त यार हैं, जहाँ घर है वहीं पे अच्छा है यार, वही वाली बात। बट कानपुर आपके लिए क्या है, और कानपुर की सबसे बचपन की यादें क्या हैं? कि ये तो मुझे पता चल गया बहुत सारी रिसर्च करके कि आप बहुत बदमाश टाइप के लड़के थे। कानपुर जो है वो एक तो फाउंडेशन जिंदगी की, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ज़िंदगी के बेस्ट डेज जो थे ना वो स्कूल में थे। लोगों को कॉलेज लगता है, कॉलेज में मैं थोड़ा सा अकेला हो गया था, क्योंकि कॉलेज का DU से। कॉलेज पे आप दिल्ली आके? हाँ, तो वो बाद में आते हैं, पहले यहीं रहता हूँ कानपुर में। तो कुछ साल तक ना मेरी माँ जो है मुझे वो सड़क के बच्चे जो होते हैं ना उनसे बचाती रही। इंग्लिश मीडियम स्कूल में लाइब्रेरियन की नौकरी खाली थी, तो उनको बोला कि भाई आप लाइब्रेरियन का कोर्स भी किया हुआ है आपने, तो आप बन जाओ, आपके दोनों जो बच्चे हैं वो टीचर्स वार्ड के उसमें हम लोग एडमिशन कर लेंगे। तो वो टीचर भी बन गई, तो उनके साथ जाते थे। बहुत ही रोमांटिक जगह लगती थी मुझे वो, मैं हाइंडसाइड में सोचता हूँ तो और रोमांटिक लगती है। कौन सा स्कूल था? शीलिंग हाउस स्कूल। तो वो मम्मी के साथ सुबह सुबह उठना, एक ही रिक्शे पे बैठना, मम्मी बीच में, हम दोनों इधर उधर, और वो एक हमारा जो सीनियर जो जूनियर स्कूल था वो एक लाल इमली मिल है, अगर आपने सुना तो बिल्कुल उसके पीछे थे। वो सारी BIC की प्रॉपर्टीज हैं, ब्रिटिश इंडिया, बंद पड़ी है अभी सारी, वो जो सब बंद पड़ गए, बट उसमें ही हमारा स्कूल भी था। तो बहुत ही ऐसा अंग्रेज टाइप का स्कूल लगता था, और लाल रंग के कोट हुआ करते थे, ब्लेजर। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो जब गोरे बच्चे पढ़ते होंगे तो उन पर ज़्यादा क्योंकि मुझे मरून लाल ब्लेजर समझ नहीं आएगा कभी स्कूल का। तो मुझे बहुत रोमांटिक लगता था यार। वो स्कूल की इमली का पेड़ था, उस पर कंकड़ मारना थी, इमलियाँ खाना। और कब थोड़े बड़े हो गए तो स्कूल बंक करके बिठूर चले गए, गंगा में जाके, गंगा जी में जाके डुबकी उबकी लगाए। और ये सब मैं तब भी कर पाता था जब मेरी मॉम सेम स्कूल में थी, लाइब्रेरी। तो शिकायतें नहीं आती थी घर में? नहीं आती थी, और मेरा एग्जाम्पल बनाया जाता था। पहले मेरी सुताई होती थी ताकि दूसरों को सूख पाए वो, दूसरे स्टूडेंट्स को। यही होता है, शी यूज्ड टू मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ मी। और फिर हमारे जूतों का काम था, वो एक अलग ही दुनिया थी कुछ। तो कभी कभी चले गए, पापा की हेल्प कर दी, सेल्समैन बन गए, कस्टमर को जूते दिखा रहे हैं सजा सजा कैसे हाथ में। और चाट, पकौड़ियाँ, खाना तो कानपुर में यही है। और जब मैं उनसे मिला अपने सड़क के काउंटर पार्ट से, जब मम्मी का वो जो है डंडा जो है काम करना बंद कर दिया, तो फिर एक नई जिंदगी स्टार्ट हो गई। क्रिकेट खेलना, और बहुत तफरी करी, लड़ाई झगड़े करना। फिर किसी के लोग मारने गए तो रबड़ की चप्पल रही अंदर अपनी बाटा की, तो उसी से बोल रहे हैं दे दे भाई, प्लीज़ दे दे इसको वापस। तो वो कह रहा आके ले जाओ। बहुत ऐसी हरकतें करी, बहुत फाउंडिंग ईयर्स थे यार, मतलब टिपिकल यूपी वाले। हाँ, और बीच में इन्होंने माँ बाप ने कोशिश करी थी कि मुझे डाल दें APS में। दिल्ली आए थे आप? हाँ, तो 1-2 साल के लिए धौला कुआं में पढ़ा मैं APS में, बट नहीं हो पाया भाई। मुझे किस्सा याद है, पापा आए थे लिवाने के लिए, मिलने के लिए आए थे कुछ, तो करोल बाग लेके गए, कुछ मिठाइयाँ खिलवाई, ये करवाया वो करवाया। तो वो जा रहे थे तो हम दोनों ही बहुत रोए एक दूसरे को कि फिर तो उनको फिर जाकर उन्होंने मम्मी को बोल दिया कि बुला लो उसको, कुछ नहीं है वहाँ पे। और फिर वापस एंट्री मेरी अमिताभ बच्चन की कानपुर में, फिर हरकतें चालू।
मुझे ऐसा लगता है कि डेस्टिनी ना बड़ी कमाल की चीज़ होती है। अगर मैं कानपुर की बजाय APS में ही रह जाता ना तो फिर मैं कुछ और इंसान अलग होता। होते हैं। हाँ, कुछ और इंसान होता। ये नहीं होता तो बच गया मैं। अब एक काम करते हैं, अमित के बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, आप ललन टॉप वाले सौरभ का इंटरव्यू देख सकते हैं, शुभांकर का देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी बातें इन्होंने अपनी बताई हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़े से गवाह भी ले आते हैं जीवन के बारे में बात करने के लिए। तो अब कुछ गवाह, मैं सोचूं कहाँ से शुरू करूं, किस वाले को, ये ठीक है। हाय रीता जी, ये अमित जो बैठे हैं आपके सामने, ये जितने सीधे दिख रहे हैं उतने हैं नहीं। अरे बाप, अमित, तुम्हें भटकती आत्मा याद है? अगर नहीं याद है तो मैं याद दिलाता हूँ। अबे मत लास्ट पे तो पहला दिन से कहा। क्लास में तब है। याद है उस दिन क्या हुआ था? पहले दिन जब हम लोगों को पता चला कि भटकती आत्मा हमारी क्लास टीचर बन रही है, हंगामा करने वालों सबसे आगे तुम थे। सबसे ऊपर टेबल के ऊपर चढ़ करके पंखे तुमने टेढ़े करे थे। अरे मेरी माँ, जब प्रिंसिपल आए हैं तुम सबसे पीछे भाग करके पीछे की बेंच पे बैठ गए थे जा करके, जैसे तुमने तो कुछ करा ही नहीं है। मास सस्पेंशन कराया था तुमने हम लोग का पूरी क्लास का उस दिन। ये याद ही नहीं है मुझे। सबको अपने पेरेंट्स के सामने लेटर लेकर के जाना पड़ा था और एक हफ्ते तक हम लोग ये नहीं बता पाए थे कि हम लोग स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं जा करके। खैर, ये तो पुरानी यादें हैं। चाहूँगा तुम जिस मुकाम पे पहुँच गए हो वहाँ पर भगवान तुम्हें और तरक्की दे। अब अच्छे हो। और बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों का साथ का कोई बंदा आज इस पोजीशन पे पहुंचा है जहाँ पर उसको लाखों और करोड़ों फॉलोअर्स मिल रहे हैं। नहीं, भगवान करे तुम्हें और तरक्की दे और हम लोग के साथ में यही इसी तरह से पुराने ऐसे मिलते रहें और बेस्ट ऑफ लक। क्या है भटकती आत्मा, कौन है? नहीं बता सकता भाई मैं। यार आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरी मॉम की कॉलीग है सब। पंखा टेढ़ा किया आपने? तो नहीं करना था तो क्रांति भी कानपुर के खून में है। नहीं, क्रांतिकारी तो बहुत तगड़ा हूँ मैं। और क्या क्या किया आपने? किया वो थोड़ा सीरियस नोट पे, वो सब रहने देते हैं अभी। अच्छा, सीरियस क्रांति की? नहीं, वो कुछ मंडल कमीशन का कुछ चल रहा था और वो एक्चुअली वो पता क्या था, वो ना कोई अकल थी उन चीज़ों की। वो ज़बरदस्ती में देखा देखी अपने दो दोस्त जो हैं वो बेचारे कुछ कर भी नहीं रहे थे, तो किसी ने कुछ बस जला दी थी, मुझे याद है। Oh my God. और वो बेचारे उधर से निकल रहे थे तो उनको उठा लिया पुलिस में। उनकी काफ़ी थोड़ा ये हुई जेल में, थोड़ा सीरियस हो गया था मैटर वो। हाँ, तो एग्ज़ाम रोक रहे थे लड़के कि एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, उस तरह की चीज़ें हो रही थी। अननेसेसरली हो गया था वो, बट मुझे कुछ नहीं हुआ उसमें। इत्तेफाक देखिए, कल ही मैं अपनी बेटी से मंडल की बात कर रही थी और मैंने कहा हमारी पीढ़ी है जिसने वो दौर मंडल कमंडल, हमने बहुत अनरेस्ट उस समय देखा जब लोग 11th-12th वाला जो हमारा टाइम। बहुत पंगे उनके सब। कानपुर तो आपको पता ही है जिनमें पीस और सेफ जगह होती थी उन दिनों। हमारा शहर पीसफुल था वैसे। हाँ, कानपुर बहुत पीसफुल था, कभी कभी होते थे दंगे। तो आपने 84 के भी देखे होंगे? हाँ, वो याद है आपको? याद है हमें। हमारे पापा के एक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और उनको हमने घर पे भी रखा था और बहुत ख़राब था यार, बहुत ही ख़राब। आप तो घर ही में बंद रहते हैं, आपको पता तो चलता नहीं है, मुझे आपको सब पेपर से पता चलता है। तो काइंड ऑफ इमेजरी दैट वी ऑल विटनेस्ड वाज क्रेजी। तो फिर 92 का भी वहीं था मैं। और बड़ी लेकिन क्या है ना कि आप ना थोड़े इम्यून हो जाते हो। जैसे मुझे याद है कि हम लोग जब बचपन में कानपुर में थे तो हम लोग वायलेंस वॉज अम्यूजमेंट, विच इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग टू गो थ्रू। तो क्या कोई गिर गया, किसी का सिर फट गया तो हंसी आती थी उस पर। और मुझे मेरी सबसे विविड याद ये है कि जब 92 में दंगे हुए थे तो कर्फ्यू लगा था, तो तिलक हॉल करके एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है वहाँ पे, जहाँ पे अटल जी और बड़े बड़े नेता इंदिरा गांधी जी सब स्पीच सब दी उन्होंने। तो दैट वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल हब्स। और हम लोग यहाँ उसके सामने पार्क होता था, पार्क में क्रिकेट खेल रहे होते थे, पीछे से आग और धुएं निकल रहे होते थे। कभी देखा ही नहीं उनके ऊपर। हमारे लिए तो छुट्टी होती थी वो, कि स्कूल जाने की छुट्टी हो गई। तो आप बहुत इम्यून हो जाते हैं उन सब चीज़ों में, जो कि
विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द यूथ। कोई दौर था मुगलों पे 84 से 92, तो मतलब कितने साल हो गए, 8 साल। आप देखिए ना कितने अलग अलग हमने हिंदू सिख हिंदू मुस्लिम ये सब देखा, और उसके बीच में फिर ये मंडल शुरू हो गया था, वो भी देखा। फिर वो सब भी हमें विटनेस किया हम लोगों ने। आई थिंक मैं तब दिल्ली में ही था शायद, जब ये अपना कौन सा उपहार सिनेमा आग लगी थी ये 97 की बात है। हाँ, तो बस मेरे जानने से पहले ही हुआ था ये, ऑलमोस्ट 97 में चला गया था मैं बाहर। तो ये सब बहुत कुछ देखा। इंदिरा गांधी जी का तो फिर 84 का। हाँ, एक बात बताइए, एक तरफ हम लोग ये देखते थे और स्कूल में, लेकिन हम लोग के पढ़ने के माहौल, कभी हिंदू मुस्लिम या दोस्त होंगे आपके भी, कभी वो चीज़ रही नहीं। पता क्या है, ये क्या है कि ये हर चीज़ मजाक में करी जाती थी, एक दूसरे का मजाक उड़ाया जाता था, वो आज नहीं कर सकते, मजे करा जाता था। नहीं करते हम लोग आज भी यार, इसको अननेसेसरली मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हुआ बना दिया गया है, पॉलिटिकली चार्ज अप करने के लिए लोगों को। बट आप, मेरे कितने सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, हम उनका मजाक उड़ाते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। पॉइंट ये है कि यार सीरियसली मत करो किसी चीज़ को, किसी का कुछ फेथ है, बिलीफ है, उस पर उंगली मत करो, बाकी उड़ाओ मजाक, क्या है, सब इंसानी तो हैं, कौन इसको सीरियसली थोड़ी ना रह सकता है सारी जिंदगी। लेकिन आजकल मैं एक चीज़ देख रही हूँ अमित जी, पार्टीज में झगड़े हो जाते हैं, पॉलिटिकल कोई डिस्कशन शुरू हुआ, कोई एक का समर्थक कोई दूसरे का, मैं रिश्ते टूटते देख रही हूँ, दोस्तियाँ टूटते देख रही हूँ, बहुत पुरानी लोगों की। आपने नहीं देखा? मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने बोला था कि ये जो दोस्त शब्द है ना, इसको बहुत कायदे से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दोस्त कम ही होते हैं, भीड़ होती है सबसे ज़्यादा। तो फिर अगर इन बातों पर अगर दोस्तियाँ टूट रही हैं तो दोस्त थे ही नहीं कभी, तो फिर वो दोस्ती गार की चादर ओढ़ के अपना कोई दूसरे दोस्त बोल रहे हो, फ़ायदे के दोस्त हैं, नुकसान के दोस्त नहीं हैं वो, तो वो दोस्त नहीं होते फिर कभी। दोस्ती नहीं टूटती इन सब चीज़ों से, दोस्ती दिल खराब कर दे कोई तब टूटती है। आपके बहुत सारे दोस्त हैं या कम दोस्तों वाले? बहुत कम दोस्त हैं, और मैं सबको दोस्त बोल भी नहीं पाता हूँ, उनको भाई बोल देता हूँ। ठीक है, अब ये किसी को भाई बोलेंगे तो मैं ध्यान रहेगा कि एक और सीक्रेट निकल गया मुंह से यार। अगर भाई कहा है तो मतलब वो दोस्त नहीं है, तभी बॉलीवुड में OTT के जो आपके मुंबई की जो दुनिया के लोग हैं वो जान लें कि अगर आपको भाई कहा जा रहा है तो मतलब नहीं। क्या हुआ ना, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, वो जब मेरा ये थोड़ा पॉपुलर हो गया, चल गया ये, मैंने बोल दिया था, मैंने तो बोल दिया जो सोच रहा था मैं। तो फिर 2-4 लोगों के फ़ोन आया, उन्होंने बोला यार हम तुम्हारे दोस्त नहीं हुए, आप मेरे भाई हैं, वो ज़्यादा क्लोज। अब उनका भी नहीं आएगा फ़ोन। चलिए, अच्छा, यूपी का टिपिकल यूपी का एक लड़का, तो सारे ऐब भी कानपुर से ही मिले, अगर उनको ऐब माने आप तब? ऐब और कम उम्र में मिले बहुत? हाँ, मतलब पता नहीं ये सब बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, अपनी कहानी बता रहा हूँ, आप लोग मत करने लगे नहीं सब। पहली आई थिंक धूम्र दंडिका जो है उसका सेवन 9वीं 10वीं में किया हुआ, बट वो बहुत ही ऐसा वो था वो कि वो वाला हाँ, कि मतलब सर्दी लग रही है भाई, साइकिल में जाते थे ट्यूशन पढ़ने शाम को, सर्दी लग रही, ट्राई कर लिया कुछ, मतलब एक बियर में आई थिंक 2-3 लड़के पी लेते थे और तीनों को चक्कर आ जाते थे इस टाइप का। उसके बाद तो एक ओल्ड मॉन्क पूरी खत्म। हाँ, मैं आ रहा हूँ। तो फिर हमको लगा कि ऐसे ही होता होगा, इससे क्या चलेगा मतलब, तो पी ली भाई पूरी बोतल, कमरे में छुप के ढक्कन में डाल के। उसके बाद जो हिला है पूरा था दुनिया, और जो भागे हैं इधर उधर, बाकी तो किस्सा में सुना ही चुका हूँ, आपको सुनना है क्या फिर से? एक नहीं, मैं आपको एक और किस्सा सुनवाने वाली हूँ। अरे यार, उस किस्से को सुनने के बाद आप बताइएगा उसमें आपको क्या ऐड। ये ट्रू सरप्राइज है, ये जो आपने फॉर्मेट में लपेटा है ना मुझे, और ये सोचिए ये बहुत बढ़िया वाला। जी आपको एक बहुत बढ़िया किस्सा बताओ, ये जो हमारे अमित साहब हैं जिनकी बात होती है, हमारे बचपन के स्कूल में एक साथ ही पले बड़े हम लोग। एक किस्सा वाकया आपको बताओ आपको कि कानपुर जो है इनके अंदर से बाहर नहीं है। वो हमारी शादी थी, साहब कानपुर आए, ऑस्ट्रेलिया होकर आए, पढ़ाई करके नाटक वगैरह ये सब ट्रेनिंग वगैरह करके आए, और शादी वाले दिन ये मुझको बोले मैं तुम्हारी गाड़ी चला के जाऊँगा। वहाँ जाने के बाद मैं एक सादा बंगाली परिवार का आदमी हूँ, हमारे परिवार के बारे में, और हमारे पिताजी सरकारी लोग थे, तो हमारे साथ गार्ड गए हुए थे जिसके पास दुनाली थी। लड़की वालों के यहाँ जाके इसने किसी तरीके से उसको पैसे दिए गार्ड को हमारे,
कि बंदूक चलाने दो। अब उसके साथ एक और गार्ड गया हुआ था। इसने क्या किया, वो गार्ड बोला नहीं, सरकारी बंदूक है भैया, हम नहीं दे सकते। तो हुआ क्या, साहब ने किया कि उसको पैसे ये लो कारतूस के पैसे, और 2 कंधों पे 2 नाली रख के ये जेम्स बॉन्ड बन के ऐसे करके इन्होंने फायरिंग किए, और ऊपर हो गया तंबू में छेद, और वहां पे अफरा तफरी मर गई। और पीछे लगी ना लाइन, हुआ क्या अल्टीमेटली चलाएंगे। लेकिन इतना हल्ला होता है, बंदूकें नहीं चलती यहाँ पे। ये सिर्फ एक ऐसा वाक्य है कि मतलब वो बता रहे ना, वो जो कानपुर का हिस्सा है इनका, जो इनको मजा आती है कि कुछ ना कुछ खुराफात अचानक से कर लेनी है, बंगाल शादी है, कोई बात नहीं, चल के 2 हाथ में बंदूक उड़ा लिया, वो भी 2 नाली। आप मतलब इट्स मतलब ही कम्स अप विद ऑल, पैसे नहीं मिल रहा है एक्टिंग करने के कर रहा है यार ये। अचानक से होता है इसमें कुछ खुराफात ये अचानक से। ये हम लोग साथ में ट्यूशन पढ़ने जाते थे साहब। ट्यूशन में ये इनके पास 50 सीसी की हायाबुसा होती थी। हायाबुसा समझ रहे ना, 1500 सीसी की कंपनी नहीं आती, उनकी 50 सीसी की थी। दरअसल इनके पिताजी ने इनको दे दी थी एक मोपेड, और ये उससे कंपेयर करते थे कि ये उड़ेगी। अरे मोपेड में ना गियर है ना कुछ, उड़ेगी कैसे। तो हम और ये बैठ के जाएं तो एक दिन बोलते जो स्पीड ब्रेकर होते थे, उस स्पीड ब्रेकर के ऊपर बोले बहुत तेजी से हम दोनों बैठेंगे, तो मुझे चिपक के बैठ जाना पीछे और हम उसको उछाल देंगे। जब स्पीड ब्रेकर में, वो स्पीड ब्रेकर में भाई साहब में बैठा और इन्होंने ऐसे करके बम्प मारा उसमें, गाड़ी तो उछली, वो पक्का थी, लेकिन उछल के ये मेरे ऊपर और इनके ऊपर मोपेड। कपड़े फट चुके थे हम लोगों के, चोट खा चुके थे, और उसके बाद जो है ट्यूशन भी नहीं जा पाया, पहला टाइम बढ़िया घर में डांट पहले टाइम में हो जाता है। और फिर अगले दिन से पिताजी बोले इस लड़के के साथ ना जाना, गलत इन्फ्लुएंस है तुम्हारी जीवन में। इसके पिताजी गए बोलने, He has worked a lot. No doubts to it. ये काफी बचपन से इसको ड्रामेटिक्स का शौक रहा है, एंड जुनून था इसमें। जब इसके पास व्यापार आया करने को, इसने व्यापार नहीं किया। इसके पास इसके रिलेटिव्स हैं जहाँ पे इसको बड़े व्यापार और देखने को मिले, स्कूल की फ्रेंचाइजियों का काम करने को मिला, पिताजी का डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम था। इसमें कहीं नहीं ध्यान ही नहीं लगाया, सबसे लड़ता रहा ये, और ये अल्टीमेटली ये वहाँ पहुँच गया उस मुकाम पे जिस मुकाम पे आज वो है। उससे भी इसका जुनून लेकर गया कि नहीं मैं कर लूँगा, मुझे आता है। और बचपन से उसके नाटक का हम लोग देखते ही आए। झूठ बोला, टीचरों के ऊपर सामने कुछ भी बोलते ना, घर में कुछ और बोलना, कहीं और कुछ बोला, स्कूल में कुछ बोला, हम लोगों से कुछ और बोल के कुछ और कर जाना। तो ये तो ड्रामेटिक्स उसके अंदर था, ये जो हमेशा लगता था बिल्कुल सच कह रही है। तो अमित, वी ऑल लव यू एंड मिस यू इन कानपुर है। May you always grow like whatever you're growing and be very happy in life and actually achieve what you want to. That's it. चल रहे तो हम लोग बचपन के दोस्त हैं यार। हेमंत, अभिनंदन, एक और है चरणजीत है, और एक आशिक अग्निहोत्री करता था, आजकल कोल्ड वॉर चल रहा है उसके साथ। क्यों चल रहा है किसी बात पे, थाना जेल। तो मतलब अभी भी बिल्कुल कानपुरी हैं आप? हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं ऐसे समझ पा रही हूँ क्योंकि मैं एज आई सेड यूपी में पले बड़े हूँ, तो उस हमारे टाइम के सब लड़के ऐसे ही करते थे। सभी करते हैं ऐसे यार उस समय। अब आज मैं पता नहीं दिस इज इनोसेंट स्टफ। इससे जुड़ा मेरा अगला सवाल था, कभी ऐसा हुआ कि ये एक थिन लाइन होती है हमें, कभी यही वाले लड़के एकदम बर्बाद हो जाते हैं? बिल्कुल। तो वो खतरे आपके ऊपर मंडरा है? बिल्कुल बन रहा है। वो पिताजी ने एक बार ड्रॉर खोला, उसमें से निकला कट्टा। तो पापा ने बोला बेटा ये क्या है? तो मैंने बोला पापा बहुत थोड़ा सेंसिटिव हो रखा है वातावरण, तो प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सा मैंने रख किया था। तो उन्होंने बोला प्रोटेक्शन तो ऐसे नहीं मारते, ऐसे 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 मारा उन्होंने मुझे कि मेरे रहते तू प्रोटेक्ट करेगा मुझे, ये ले। तो फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी प्रोटेक्शन की। तो आई थिंक ये जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है, जो कि हो नहीं रहा है आजकल। अब तो नहीं हो रहा। मेरा हमेशा मानना है कि जब बचपन में ही 2-4 पढ़ जाए ना अच्छे से, तो दिमाग का इक्विलिब्रियम ठीक हो जाता है, वो लेफ्ट राइट जो बैलेंस हो जाता है। अभी हम लोग बन गए अंग्रेज। तो बहुत बच्चे हाँ, कि मतलब नो डोंट हिट द चाइल्ड, और ये वो मतलब क्या हो जाता है। पर स्कूल में पिटते थे। हाँ, कि ट्रॉमा हो जाता है हमको। तो कोई ट्रॉमा नहीं होता है यार, क्या ट्रॉमा है वो हमको, आप सही रहते हो फिर आप। मेरा भी ऐसी मानना है, लेकिन मुझे लगता है बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है जो हमारी है ना, कि
मतलब तो स्कूल में हम कैसे पिटते थे, स्केल, लकड़ी का जो स्केल यहाँ पे ऐसा नक्कल से नक्कल से पिटते तो अभी तक मन नहीं कॉन्वेंट से हैं तो बहुत कई बार ऐसे करके जो पूरी क्लास को पढ़ रहा होता था। और ये पतली वाली होती थी ना, सल्टी सट, तो बहुत ही कमाल की होती थी। और मेरी माँ की रबड़ की चप्पल गीली करके। बेलन से नहीं पिटे हैं? बेलन से हमारी नहीं, माँ बेलन से मारती थी, बेलन चप्पल झाड़ू। वो मेरी माँ पंजाबन है ना, तो हम लोग ऐसे हो जाते थे, बहुत मारती। पापा ने इतना नहीं मारा कभी, मम्मी ने बहुत मारा। तो हम लोग ऐसे हो जाते थे, नीचे से मारती थी ऐसे करके। उनका यार कमाल कर रहे हो आप यार। और डाइनिंग टेबल के आसपास भागने के बड़े हो गए थोड़े, तो अब वो पकड़ ही ना पाए। तो एक दिन ऐसे कुछ किया हुआ कांड, तो भागने लगे पीछे। तो हम लोग तो टेबल पे चढ़ के उधर कूद गए, इधर आ गए, उधर आ गए। तो वो बोलती थी रुक रुक। मैंने क्यों रुकेंगे, क्यों भाई, पीट रहे हो आप, रुकेंगे क्यों? तो फिर वो मेरी पतला सा डंडा ऐसा था बड़ा, कहीं से ढूंढ के लाई थी, वो ऐसे ऐसे मारती थी। वो अब माँ भाग के दिखा, तो बहुत खतरनाक थी, डेंजरस थी। बट वो हमेशा अच्छे के लिए मारती थी। जो आपका क्वेश्चन था ना, और किसी चीज़ के लिए मारती थी, पढ़ाई में नंबर क्यों कम आए, ये कांड क्यों मचाया, तो उसके लिए तो इक्विलिब्रियम तो लाना पड़ेगा ना माँ को। पढ़ाई में पूछना चाहती थी, पढ़ाई में आप कैसे हैं? पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था, ओह लेकिन 9th तक था बस। अच्छा। क्योंकि आई थिंक 8th के आसपास, 7th ऑनवर्ड्स मोर प्रोमिनेंटली मुझे फिर ये अच्छा लगने लग गया था, ड्रामेटिक्स, अच्छा, एलोक्यूशंस, डिबेट्स। तो मैं हर एनुअल डे में प्ले में होता था। एक बार गलती कर दी थी स्कूल वालों ने कि मुझे नहीं लिया लीड में, तो फिर जिसको लिया वो भी दोस्ती था अपना, तो उसने ही कुछ 15 दिन के बाद हाथ खड़े कर दिए कि भाई मुझसे निपटा किसी को मेरे भैया, मुझे क्यों नहीं लिया तुम लोगों ने। अच्छा। तो कुछ, तो आई थिंक वहाँ पे चला गया था। फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं स्कूलिंग में कुछ ज़्यादा ख़राब नंबर आए थे, 80, 85। आप भी ICSE बोर्ड से थे? हाँ, 82 टाइप ऐसा, 83 ऐसा कुछ था। But then after that, when I went to Delhi, I just lost interest because then I found Barry, and it was another amazing world that I entered. So that was all English theatre, और अंग्रेजी बच्चे धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलते थे। एंड मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा एक्सेप्टेंस में उनको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैं हिंदी भाषी था, दिल्ली से था नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सेंट था कानपुरिया। But they were very welcoming यार. I think it's because of the fact that they were all theatre kids. तो बैरी में आप तो मतलब मनोज बाजपेयी के आसपास के टाइम के थे? मनोज भाई और शाहरुख, मनोज भाई, शाहरुख भाई, ये मेरे से 10-11 साल सीनियर है। ओह। तो बैरी का आई थिंक, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, ही यूज्ड टू हैव दिस ग्रुप, थिएटर एक्शन ग्रुप। हाँ। क्योंकि मैंने काम किया उनके साथ पूरे कॉलेज तो गया नहीं कभी। तो इसमें रुकिए, मैं थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ कि स्कूल में थिएटर हम सब करते हैं, सबने किया, मैंने बहुत किया, लेकिन कभी एक्टर बनना है ये थॉट पहली बार कब आया होगा? ये थॉट आया था पहली बार जब मैंने बैरी के साथ वो किया था प्ले प्रोफेशनली। तो वो प्रोफेशनल था थिएटर पहली बार, इसमें पैसे मिले थे हम लोगों को। अच्छा। ज़्यादा नहीं मिले थे बट मिले थे। यू गॉट पेड फॉर समथिंग। मैंने कहा यार तो बहुत ही सही है यार, यू गेटिंग पेड फॉर इट। क्या 3 महीने का था कुछ, तो जो काम किया हम सब ने उसके उस टाइम पे कुछ 4-5 हज़ार से मिले थे। तो नॉट बैड एट ऑल। मतलब लेकिन बैरी को आपने ज्वाइन करने तक भी ये नहीं सोचा था, मतलब ऐसे शौकिया ज्वाइन कर लिया था? नहीं, मैंने ये सब बहुत किया है जो बाकी लोग भी करते हैं, कि एक दिन स्टेज पे चढ़ूंगा, फिर स्पीच दूंगा और ये बोलूँगा वो बोलूँगा। बट आई डोंट थिंक कि वो, आई थिंक इट वॉज मोर ऑफ अ ड्रीम दैन कि मैं कभी कर लूँगा ये, या मैं इस राह पे जाना चाहता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी इतना सीरियसली लिया है किसी भी चीज़ को, चाहे वो एक्टिंग भी हो, कि चल रहा है तो चल रहा है, अपने आप हो जाएगा, होना होगा तो हो जाएगा। तो मेरा एटीट्यूड अभी भी वही है, होना होगा तो होगा, तुम करते रहो। और बैरी के साथ किया तो एक आँख से गुली उनकी कर सकते हैं। तो आई रिमेंबर क्लियरली कि उस टाइम पे अराउंड 97 मैं ये ZTV आ गया था, केबल नेटवर्क आ गया था। तो वहीं पे पास में कौन सी जगह है ये, गागी के मतलब गुलमोहर पार्क है। हाँ, शाहपुर जाट। हाँ, गुलमोहर पार्क में जी का कुछ तो
या तो जी का ही था ऑफिस या कोई सर्विस प्रोवाइडर के प्रोडक्शन हाउस था। उन्होंने बुलाया, मुझे पता चला ऑडिशन हो रहा है किसी सीरियल के लिए, टीवी सीरियल के लिए। तो मैं गया था ऑडिशन देने, और दोस्तों को भी ले गए सारे। और तब तक उसके बाद प्रेशर आने लग गया माँ बाप का, जब पढ़ाई करो तुम, क्योंकि मैं इतना सीरियस हो गया था, डर गई। मेरी माँ ने धकेला था मुझे इन सब चीज़ों में। अच्छा। कि थोड़ा ये सब ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए फलाना जिनका ना। फिर वही डर गई कि तो बहुत ही सीरियस हो गया एक्टिंग को लेकर यार, और पढ़ाई नहीं करी। which was actually in fact in hindsight they were correct about it, as parents, because there was actually nothing happening. And इतना कोई अभी जैसे ओपन है इतना और इतनी अपॉर्चुनिटीज है, तब नहीं था। As irony would have it, मैं जब ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया तो एक सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर के बीच में भाई का फ़ोन आया कि तूने वो जो ऑडिशन दिया था ना, उनका फ़ोन आया, तू हो गया लीड में। ओ भाई गॉड। तो मैंने बोला कि वो 3 महीने के बाद आ जाऊँ यार, सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। तो उसने बोला नहीं यार, कहाँ, वो नहीं बोल, 3 महीने कौन रुकता है किसी के लिए कोई। सो देन आई गेव अप एक्टिंग ओनली। मतलब इतना कुछ दयनीय स्थिति नहीं थी, मैं मेलबर्न में था, लेकिन होटल में 21 साल की उम्र में। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। समझ तो मेलबर्न पे भी मैं पहुंचूंगी। तो दिल्ली से आप मेलबर्न गए क्यों, पहले मैं वो समझना चाह रही हूँ। क्योंकि अच्छा, यहाँ ग्रेजुएशन हो गई, यहाँ ग्रेजुएशन ठीक-ठाक ऑलमोस्ट नंबर आए? कंप्लीट हो गई थी। हाँ, ठीक ठाक आए थे। 2nd डिवीजन, बीकॉम ऑनर्स, कुछ 55-56%। हाँ, तो कमजोर हूँ कहाँ पढ़ा है। ऑलमोस्ट क्यों कह रहे हो? मतलब 3rd ईयर नहीं किया? हाँ 3rd ईयर किया ना? हाँ, अच्छा, आपने कहा ना ऑलमोस्ट। 2nd डिवीजन 55-56%। और फिर नहीं, मैंने उसका जवाब दिया आपको कि ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट हो गया था, होने वाला था, तब ये डिमांड आने लगी, भाई अब क्या करेगा तू। और मैं सारा टाइम बैरी के साथ थिएटर में ही जुड़ा हुआ था, नॉट नेसेसरली सिर्फ एक्टिंग ही कर रहा हूँ। तो बाकी चीज़ें, साउंड डिज़ाइनिंग, उसमें साउंड में घुस गया, तो ये सब करता रहता था मैं। और 1 साल कोशिश करी, 2 बार CA फाउंडेशन फेल किया ग्रेजुएशन के बाद। आपने सारे वो काम किए जो उस पीढ़ी में हर कोई करता था। हाँ, 2 बार CA फाउंडेशन फेल किया। मेरे माँ बाप को अटूट विश्वास हो गया कि CA तो नहीं कर सकता ये। फिर उन्होंने बोला कि भाई GMAT, BMAT ये सब में बैठो, GRE ये सब कुछ तो होता था। सारे तो मैंने हाथ खड़े कर दिए, मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर मेरा एक दोस्त हुआ करता था, ऋषि शर्मा, उससे बोला मैंने कि ऑस्ट्रेलिया चलते हैं तुम्हें यार। कैसे रैंडम? क्योंकि उस टाइम में ना बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हो रहा था ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ का। तो दे वर रियली वेलकमिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया, और बाकी जगहों से भी कर रहे होंगे। तो उनका सारा टाइम आपको कोई ना कोई ऐड दिखाई देता था उस टाइम पे, कभी पेपर में, कभी इसमें, कभी उसमें। मैं कहा यार कि ये तो बड़ी अच्छी जगह लग रही है यार, और लड़कियां भी बड़ी अच्छी हैं यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ जाना चाहिए हम लोग को। तो हम लोगों ने बड़ा एक प्लान बनाया बैठ के कि ऐसे जाएंगे। फिर उस पर पूरा रिसर्च हुआ ना, फिर जो गया हुआ है उनसे पूछा भाई कितना होता है, कैसे होता है, काम वाम मिलता है कि नहीं मिलता है। तो वो सारा प्लान बना के गए। उसके बाप ने मना कर दिया। मैं अपने बाप के सामने रोने लग गया कि आप कुछ करते ही नहीं हैं यार, तो आप बोल रहे पढ़ाई तो मैं नहीं कर सकता, इंटेलिजेंट ही हूँ उतना कि मैं ये सब पास कर लूँ। तो फिर पापा को भी तरस आ गया, तो उनका जा भाई अभी जा, मतलब क्या कर सकते हैं। तो MBA करें? तो उसके पिताजी मना कर दिया, जिसने ओरिजिनल प्लान बनाया था। मैं चला गया। क्या करने गए थे? MBA? MIB करके एक कोर्स है, मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो फिर वो गया था उसमें। फिर वहाँ तक जो है ना, दिमाग एकदम ये हो गया था कि अभी वापस जाना है मुझे, क्योंकि मुझे एक्टिंग करनी है। फिर वहाँ रणदीप बंदी, हम दोनों दोस्त बन गए। तो वो भी छोटा मोटा मॉडलिंग करता रहता था, उसका भी मन था कि एक्टिंग करेंगे। तो वो जल्दी आ गया। फिर वो कभी कभी फ़ोन करता था कि मैं नसीब के साथ काम कर रहा हूँ। मैं तो मैं नसीब के साथ काम कर रहा हूँ मतलब। तो फिर मैंने ठीक है वापस ही चलते हैं। नहीं, लेकिन अभी तो मेलबर्न में कितना कुछ हुआ आपकी जिंदगी में। कुछ नहीं हुआ है। आपने होटल में बर्तन माजे, आपने वेटर का काम किया, आपने टैक्सी चलाई, आपको पहला प्यार भी जीवन का नहीं, पहला नहीं होगा, कानपुर में हो चुका होगा पहले। तो कानपुर में मैंने कभी प्यार नहीं, इंटरेस्टेड ही नहीं था प्यार करने में। दिल्ली, बैरी? दिल्ली में था, बट उस समय में ना 1 साइडेड प्यार बहुत होते थे कि ये भाई तेरी भाभी, हाँ भाभी ये तेरी भाभी है, आराम से बात करे। सबने बहुत झेला है। तो ये बड़े होते थे वहाँ पे एक। लेकिन मेलबर्न में पहला? मेलबर्न में 2 हुए थे प्यार।
एक ने तो बहुत ही गजब का धोखा दिया था, मतलब ऐसे हो गया था मैं। तुम हिंदुस्तानी? नहीं, हिंदुस्तानी क्यों करेगा कोई मेलबर्न में जाके? इतनी दूर गया आदमी, हिंदुस्तानी यही कर रहे थे कल, हिंदुस्तानी। तो जो थी एक नाम नहीं लेना चाहिए। तो मैं एक बहुत ही कमाल का किस्सा है यहाँ, वो लाइफ के लेसन्स जो होते हैं ना। तो एक मोटा गोरा पब में आते रहते थे, शाम को मिलते रहते वीकेंड में। तो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो, जिस लड़की की बात कर रहा हूँ। तो वो मोटे बेचारा अकेले बैठा रहता था, अच्छा रहा भला सा। तो फिर हम लोगों ने बोला, हम लोग 3-4 लोगों का ग्रुप होता था, हम लोग आ जा यार इधर ही बैठ जा भाई, दारू वारू पी ले, अपने देश समझ, ऐसा क्या है। तो धीरे धीरे पता नहीं पीछे से क्या होने लग गया कि ये मैडम जो है कटने लग। फिर एक दिन मैं पब में पहुंचा तो उसके साथ आई हुई थी। मैंने देखा ये क्या हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा। और 22 साल का लड़का, प्यार हुआ है। मैंने तो वो सब देख लिया ना कि शादी होगी, सपने सारे, फिर यहीं रह जाऊंगा, अच्छा सिला दिया हाँ, और फिर यहीं पर एक अच्छा सा घर होगा, प्लम्बिंग का कोर्स करूंगा क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा उसी में मिलता है तो हाँ ये सब सोच लिया था। सडनली वो मोटे के साथ आ रही है अंदर। तो मैंने बोला क्या है ये, तो नो वी लाइक ईच अदर एंड वी वर जस्ट अबाउट टू टेल यू। तो मैं ना टेबल के ऐसी इतनी बड़ी टेबल थी, हाँ, तो ये दोनों ऐसे बैठे हुए साथ में, मैं यहीं से हमारा जंप मोटे ऊपर। क्या बात कर रहे हैं? सीधा धमाड़ धूम था। कुछ तो करेंगे ना यार, कुछ करेंगे नहीं। वो हिंदुस्तानी था या ऑस्ट्रेलियन? ऑस्ट्रेलियन था वो दोनों ऑस्ट्रेलियन थे। हाँ, वहाँ शोर शराबा नजिया वहाँ पे। मैंने कहा भाई अब ये तो हो ही गया है, बड़ा तो कानपुर जाग गया। कानपुर क्या है, आप ही करोगे ऐसे? नहीं सब जगह के लोग नहीं करेंगे, विदेश मैं तो कूद गया सीधे। मैंने कहा अभी ये कुछ तो लेके जाऊंगा यहाँ से, या तो मन की भड़ास या लड़की। पुलिस ले जाती है आपको? कुछ नहीं कोई लेके जाता यार, इतनी आसानी तो नहीं पुलिस जाती है। बाउंसर ने पकड़ निकाल के बाहर, वो बेचारा खा गए 4-5 दूसरे। ये पहले वाली थी या दूसरी थी? ये पहली वाली थी। दूसरी वाली के साथ 1 साइडेड ऐसा लग रहा था। फिर मैं मम्मी को मिलाने लग गया। मम्मी जब आई थी विजिट पे, तो मेलबर्न से शिफ्ट हो गई थी बाहर कहीं, अब भूले जा रही है वो। तो मैंने कहा मम्मी अब तुम आई गई हो तो चलते हैं दोनों मिल के धावा बोलेंगे, एक बार दिखा देता हूँ तुम्हारी होने वाली बहू जो है ना। अच्छा 1 साइडेड है लेकिन। हाँ, और नहीं बोली दोस्ती बहुत अच्छी थी। तो मैंने कहा अब मारो ना, अप्रूवल तो हो जाए। तो गए वहाँ पे, मैं मेरी मम्मी बेचारी परेशान हुई वहाँ पे। और वो शेयर्ड अकोमोडेशन में रहती थी, तो 3-4 और लड़कियाँ रहती थी उसके साथ, उनके बॉयफ्रेंड से। तो वो बात है तो मतलब गुड इवनिंग वहाँ, गुड मॉर्निंग वहाँ। तो मेरी माँ से सारी 6.5 मीटर की साड़ी, कभी रॉस की, कभी ये, कभी वो, कभी फलाना टस्सर पस्सर पता नहीं क्या क्या। और मेरी माँ रोने लगी एक दिन कि चलो ये बात माम। तो दोनों दूसरी रिजेक्ट नहीं, फिर दूसरी को मैंने बोला, मैंने कहा ऐसा ऐसा मन में कुछ ख्याल आ रहे हैं। तो उसने बोला नहीं यार ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं इस फलाना ढिमकाना। फिर मैंने कहा यार ये तो मतलब दिल पे दिल थोड़ा चले जा रहे हैं इन लोग, यार कैसे हुआ ये। तब तक इन्हें वापस आने का भी हो गया था। और जब मैं वापस आ गया तब फोन आता है दूसरी वाली का। हमेशा जब कहीं चले जाते तो पीछे। मैंने कहा अब नहीं हो सकता है कुछ। मतलब वहां गए तो थिएटर का फोन आया, यहाँ आ गए तो प्यार का फोन आया, ऐसे क्यों होता है? बिकॉज अगर वहां पे हो जाता प्यार तो मैं रह जाता वहां, फिर यहाँ कैसे होता मैं? और यहाँ रह जा। मैं एक्चुअली आपको बताऊँ, बहुत मैं हम हर इंटरव्यू में बोलता हूँ मेरी लाइफ में मैजिक है। क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा गो गेटर वाला एटीट्यूड ही नहीं था। मैं अल्पन वाला हूँ, मजे करो, हो जाएगा, नहीं हो कुछ और हो जाएगा, जो होना है वो तो होएगा। तो अगर आप हाइंडसाइड में मेरी लाइफ अगर मैं देखता हूँ ना, तो एवरीथिंग लुक्स लाइक अ डिजाइन, कि ये इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये होना था। बट एक चीज मुझे आपकी लग रही थी, क्योंकि जितनी आपकी बातें सुनी तो आप घर से फाइनेंशियली ठीक थे, ऐसा वो गरीबी वाला नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर आपको वहां जाके होटल में काम, क्योंकि आप तो अपना फंडिंग पापा से लेके गए थे? नहीं, हम पहले 6 महीने की फीस ले गए थे। फिर बोला था कि वहाँ पे काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो अलग बात है कि काम वाम करके भी उड़ा दिए जाते थे पैसे वो। बट हमारी फैमिली में अमीर नहीं थी,
मिडिल क्लास। मिडिल क्लास लोग थे कि चलो अब भेजने इसको पैसे, नालायक निकल गया है लड़का तो ले लिए किसी दोस्त से, फिर उसको वापस कर दिया, उस टाइप का मामला होता। तो रहता था हमारे दिमाग में ना वो यार कि लेने पड़ेंगे उनको ये वो। और इट्स एन एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव इन एंड एवरीबडी वर्क्स पार्ट टाइम यार। बट स्टूडेंट में कुछ वो एक नंबर ऑफ आवर्स का तो लिमिट रहती है। हाँ, इसीलिए टैक्सी चलाने लग गए थे। उसमें कैश मिलता था ना, पकड़े नहीं जा सकते अन्य संकी कि आप घर पे छापा मार दे। तो होटल में कितना काम किया? क्यों बोल रहा हूँ सब यार। होटल में कितना टाइम काम किया? होटल में तो पहली शाम से ओ जाते ही उतरते ही कोई फोन बजा और मैं 4-5 लड़कों के गया वो उनके घर पे, वो सारे अपने अपने काम पे चले गए, टैक्सी वैक्सी चलाते थे वो, मैं अकेला था। फोन बजा और उसने बोला बेनीवाल है, मैं कहा बेनीवाल तो नहीं है। तो उन्होंने बोला तुम कौन हो? मैंने बोला श्याल। तुम कब आए? मैंने अभी आया हूँ। अभी टैक्सी से उतरा हूँ एयरपोर्ट से आके। काम करोगे? मैंने बोला बिल्कुल करूँगा। तो कहा ये यार कैसी किस्मत है यार, आते काम में ये हम। बोला सीधे आ जाओ वहाँ, ये अपने घर से उतरोगे सीधे सड़क होगी ग्लेनफरी रोड और 1 किलोमीटर के बाद मोती महल रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आ जाना सीधे। ठीक है, चला गया मैं और उसने देखा और $37 मिलेंगे, अभी तक याद है, $37 और खाने को मिलेगा परफेक्ट। और बट हमें सिर्फ फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे ऐसा चाहिए। हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे मैंने कहा एकदम परफेक्ट। उसने सीधे, मुझे लगा वेटर बनाया वो, चल ये वेटर बनने में क्या वो, सीधा उसका सीन दिखा दिया मुझे कि बर्तन मांजो। मैं कहा कोई नहीं मांज, इतने बर्तन की क्या पता चल रहा, मांज लेंगे बर्तन। तो बेस्ट बर्तन वाला हूँ मैं बता रहा हूँ आपको, अभी आपको मांज के दिखाऊंगा आपके घर के। मेरे तो अच्छे नहीं मानते, थोड़े से गंदे करवाए जा रहे। अच्छा लेकिन देखिए अब ये ना मैं आपको बताऊँ, सच में आपके ऊपर रिसर्च करी थी तो बहुत वो दिख रहा था। अब जो कानपुर का लड़का यूपी में पला बड़ा, मम्मी लाड़ प्यार से हमेशा खाना खिलाती है, हमारे लड़के अपना ग्लास भी उठा के नहीं रखते सिंक में, उसको जब पहले बर्तन मारने पड़े तब उसका वो कानपुर या यूपी का ईगो हर्ट नहीं हुआ? घर पे काम किया था बचपन में? हमेशा। ये बड़ा स्ट्रेंज है मेरे लिए। हमेशा करते नहीं हमारे लड़के? नहीं, हमेशा। मैं तो हर चीज़ में हाथ बढ़ा दो, हर चीज़ में अभी तक करता हूँ। फिर ठीक है। और ये देखिए सबके लिए सीखने वाली बात है, पता नहीं कहाँ बर्तन मारने पड़े। और मुझे कोई भी काम करने में प्रॉब्लम नहीं। क्या काम ही तो कर रहा, क्या है उसमें? काम करने में क्या प्रॉब्लम है? एंड यू नो, आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं पहले भी आई थिंक 2 बार ये बोल चुका हूँ, बट पीपल शुड रियलाइज दैट अगर आप काम को काम की तरह करोगे ना, इंटरेस्ट लेके उसमें, तो बर्तन मांजने भी आपको ट्रांस पे लेके जा सकता है। मेडिटेटिव हो सकता है वो, यू नो, कोई भी काम मेडिटेटिव हो सकता है अगर आप उसमें घुस के करोगे। और आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही अननोइंगली सबकॉन्शियसली इसी टाइप की मेडिटेशन में जी है, यू नो, कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ ना तो फिर कर रहा हूँ उसको, तो ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। यू नो, मैं अपना घर भी मैं अभी तक चला जाता हूँ, सब्जियाँ खरीदता हूँ, मुझे हर दाल का रेट पता है, मुझे ऑर्गेनिक दाल का उसका क्या डिफरेंस है सब पता है। इंटरेस्ट है मुझे लाइफ में यार, यही तो लाइफ है और क्या है। यू नो, LED बल्ब क्या होता है, CFL क्या होता है, यू नो, ये कंक्रीट के जब पिलर बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं, RCC क्या होता है। मुझे इंटरेस्ट है लाइफ में, यही लाइफ है यार। हर चीज़ पढ़ो, हर चीज़ के बारे में नॉलेज रखो और डिटेल में जाओ लाइफ को, तो मज़ा आता है यार। बट ऑस्ट्रेलिया में रह के कभी शौकिया थिएटर का नहीं कोशिश किया था वो, बट बहुत मतलब उस मामले में थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई थी लाइफ, कि मैं थिएटर भी करूँगा, फिर पार्ट टाइम काम भी करूँगा, फिर मैं यूनिवर्सिटी भी जाऊँगा, वो पॉसिबल नहीं है। मैं कहा अब ये सब नहीं करूँगा भाई, यहाँ कुछ और करना है ना, आई हैव टू यू नो लेट दिस गो फॉर द टाइम बी। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या है। पढ़े भी नहीं ठीक से? पढ़ा ठीक से, सब कुछ हो गया, बट आई थिंक बाय एंड ऑफ इट वेरी सरप्राइजिंगली और ऑनेस्टली आई स्टार्ट मिसिंग द chaos ऑफ इंडिया। I actually started missing my London. ये होता है बच्चों के साथ। और because it was too proper and too lazy यार, and
after a certain point in time, I could not see myself living there forever. जैसे बाकी जो मेरे दोस्त थे वो अभी भी बहुत सारे वहीं पे हैं, but I could not. And I think something was calling from inside me, which we now know what it was. डेस्टिनी. Destiny, and I had to be an actor. I could have never been an actor there. रणदीप हुड्डा से कैसे आपकी मुलाकात हुई, कहाँ, कब? जिस घर में मैं रहता था 4-5 बच्चों के साथ, तो मैं ऐसे ही बर्तन मांग के एक दिन खाना वाना लेके, तो क्या है, दोस्ती हुई ओनर के साथ। तो मेरे साथ बच्चे लड़के भूखे होते हैं और वो सबको जानते थे बाय नेम, सब जाते थे वहाँ खाने, मेरे से पहले से जानते थे वो। ही वॉज एन इंडियन गाय होंगी ना, तो मोती महल होटल। मोती महल। और तो मैं जा रहा हूँ, 3-4 लोगों का खाना लेके चला जाता था घर पे, और मैं गया तो एक एकदम स्किन हेड टाइप चिजल्ड गुड लुकिंग मैन, और हम दोनों 21 साल के थे तब। बैठा हुआ था, दे अंग्रेजी। मैंने कहा पता नहीं कौन है। उसके साथ उसके 2 अंग्रेज दोस्त भी थे, तो कि फिर बाद में मेरे भी दोस्त बन गए। और मैं कहा ये अंग्रेज़ों को भी जानते हैं क्या? गुड ओके। तो मैं गया अंदर, फिर उसने बोला कुछ तो हरियाणवी बोला उसने, पता नहीं क्या अजीब सर। और क्या नाम है तेरा? ओह माय गॉड, अंग्रेजी से एकदम हरियाणवी। मैंने कहा हरियाणवी? मैंने कहा अमित। मेरा नाम रणदीप है भाई। मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो रहा है यहाँ पे? और आई थिंक हम दोनों मिले ना उस दिन, कुछ हुआ इंस्टेंट। उसके बाद फिर हम लोग, मतलब उस दिन से हम लोग दोस्त हैं आज तक। कुछ सुना है? ले अगर ये आदमी है तो इस आदमी को अगर आप ना ही चलाएं टीवी पे अच्छा रहेगा। पहली बारी मैं अमित से मिला, उसका किस्सा अमित बहुत अच्छा बताएगा, पर वो बहुत ही एक शरीफ ज़ादा जो कि आंडे 10 के ताजमहल रेस्टोरेंट में से आया था, और हम लोग पार्टी कर रहे थे, तो वहाँ पर इससे पहली मुलाकात हुई। फिर काफ़ी साल अमित और मैं ऑस्ट्रेलिया में साथ भी रहे। तो अमित का एक एक्चुअली नाम है, सेट नेम है, बहुत ही कम लोग जानते हैं, दास। वो है दास। तो उसका नाम दास कैसे पड़ा, दास मतलब दासी, दास कैसे पड़ा, उसका मैं आपको किस्सा बताता हूँ। तो हम लोग सब एक ही स्कूल के थे जो साथ में रहते थे, और अमित भी हमारे साथ रहता है। तो हम सब लोग हॉस्टल में पढ़ने वाले थे। तो हम लोग क्या है, प्लेट दोनों होने की वजह से फेंक के नहीं खरीद पाते थे, पर सफाई ज़्यादा नहीं करते थे। तो अमित कई बार आता था काम से दुखी होके, और वो आके सारे किचन भी साफ़ कर देता था, वैक्यूम भी कर देता था, कपड़े भी वॉशिंग मशीन में डाल देता था। तो वो ऐसा चकाचक कर देता खाना में वहाँ पर था। फिर एक्सपेक्ट करने लगे कि वो ये करे, तो हम उसको प्यार से दास बुलाने लगे कि दास या दास। तो अब तक मेरे फ़ोन पे तो उसका नाम सेव्ड एज अ दास है, बिकॉज ही वाज सच ए नाइस होम ग्रोन फुली डेवलप्ड पर्सनैलिटी, बिकॉज वो घर पे रहता था, हम बाकी हॉस्टल के थे। बाकी हमने बहुत साल टैक्सी चलाई साथ में, तो हम लोग मिलते थे कई बार स्टैंड्स पे, CBD में, मेलबर्न में, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में, कभी कसिनो के सामने, या वहाँ पे 1-2 और जगह होती थी जहाँ पे लोग लेट नाइट काम करके निकलते थे। तो वहाँ पे हम लोग सिगरेट जला के वेट कर रहे होते जब कस्टमर्स का, तो हम डिग्गी पे या बॉनेट पे बैठ के सिगरेट पीते पीते आपस में बात करते थे। तो हमें तब एक दूसरे के बारे में पता चला कि वो भी एक्टर बनना चाहता है और मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ। तो वहाँ से हमारी ये शुरू हुई, और पता नहीं कितने लोगों को पता है कि पर अमित ने यूपी में एक चिकन रेस्टोरेंट खोल लिया था, जिसमें वो नई दिल्ली का चिकन विकन बेचता था। तो मैंने उसको फ़ोन, तो मैंने खोला ही था, इसका फ़ोन है, अभी तो नया धंधा चालू किया यार, अभी कैसा करूँगा यार, हो रहा है तो आ जा, तेरे को भी रोक दिलाता। वो वहाँ से आया, मेरे साथ बहुत चल रहा है, पर वो डायरेक्टर थोड़ा ईगो में ले गया कि मैं एक्टर के कहने से रोल नहीं दूंगा, तो नहीं हुआ। पर उसके बाद अमित की बहुत बड़ी लंबी जर्नी रही है। आई लव यू अमित सियाल उर्फ दास, and I hope you keep climbing the ladder of good work, fame and love and family and all those things. हम लोग यूज़र को प्यार से प्राग है बोलते हैं, तो थैंक यू प्राग। और मैं सबको, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे अमेजिंग इंसिडेंट्स हैं, लेकिन चूंकि हमें
दूसरे इंटरव्यूज में वो सुना चुके हैं, तो मैं बहुत सारे स्किप मारती जा रही हूँ। जी। तो आप लोग दूसरे इंटरव्यूज भी देखें, हमारे दूसरे पॉडकास्टर्स ने बहुत अद्भुत इंटरव्यूज इनके किए हैं। एक देखिए, मेरा मन में एक सवाल था अमित, एक दौर आया था, आपको याद होगा, जब बहुत खबरें आ रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में रेसिस्ट अटैक इंडियन से बहुत हो रहे थे। उस तरह का कुछ आपको कोई एक्सपीरियंस रहा क्या कभी? 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे। क्या, एक तो चलाते थे हम लोग टैक्सी, बाय द एंड ऑफ इट ना सारे काम वाम छोड़ के सबसे ज़्यादा पैसे जो है ना टैक्सी चलाने में बनते थे, क्योंकि और कन्वीनिंग भी था वो। होटल में अपने बर्तन धोए, फिर वेटर का काम किया, फिर छोड़ के टैक्सी पे आ गए। नहीं, फिर 7-11 में काम किया। अच्छा। 12 से 7, मतलब उसको ग्रेवयार्ड शिफ्ट बोलते हैं। रात के 12 बजे से सुबह के 7 बजे तक काम करते थे। फिर जाता था मैं सीधी यूनिवर्सिटी। मैंने एक टाइम तो ये ऐसे काम करा था ना, आई थिंक 4-5 महीने से काम किया मैंने। वेटिंग करा टेबल्स पे, उसी के साथ थोड़ा पैदल चल के 7-11 स्टोर था। फिर 12 बजे वहाँ पहुँच जाता था, 7 बजे तक वहाँ काम करता था। Oh my God. फिर घर जाता था, क्योंकि 9:30 बजे 10 बजे की क्लासेस शुरू हो जाती थी। तो जाके 1-8 घंटा सोता था, फिर नहा धो के फटाफट यूनिवर्सिटी जाता था। क्योंकि टैक्सी की वजह से ना ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते थे कि आप वीकेंड में चला रहे हो और बैठ के कोई टीपा के बदतमीजी कर दी। वो नेसेसरली आई थिंक रेसिस्ट नहीं होता था, बट वो क्या बाबा बदतमीज़ हो जाते हो ना पीने पाने की बात, तो आप ऐसी बात बोलते हो जानबूझ से कि हर्ट फेल इंसान को। तो आई एम 100% श्योर कि सुबह उठ के वो आदमी खुद ही अपने आप को गाली बकता हो, क्यों बोला मैंने ये सब। पर हाँ, 1-2 बार हुए थे। वो तो यार अपने देश में हो जाते है ना, वो तो प्रदेशवाद में ही हो जाते हैं वो। तो आई थिंक वो ये सब चीज़ें ना बेकार की चीज़ें नेगलेक्ट करनी चाहिए। इनको आप ज़्यादा दिमाग में रखोगे तो बीच में, लेकिन ये आई थिंक टारगेटेड हो गया था मामला, बहुत ज़्यादा टारगेटेड हो गया था। और वो आई थिंक बिल्टअप था उनके अंदर भी ना, तो हम बहुत सारे हो गए इंडियन सब तो हैंडल नहीं कर पा रहे हम। बट उनके लिए तो इंडियंस हो गए, पाकिस्तानी हो गए, बांग्लादेश, सबसे होते हैं ना, वो तो एशियंस हो गए। आप इधर चले जाओ, आप दुबई में भी यूके होके चले जाओ, तो सारे ही पाकि हैं। एक मैसेज मैं आपको बाद में सुनाती, लेकिन मैं अब आपको पहले सुना देती हूँ। रेखा जी नमस्कार आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सेहत अच्छी है। अमित सर आपसे सामने बैठा है आज, और आपकी इससे दिल की बातें हो रही हैं, और बेसब्री से इंतजार रहेगा इस एपिसोड का। और दूसरा, अमित के बारे में क्या बोलूँ, एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छा साथी है। वो इसलिए नहीं कि मुझे वीडियो बनाना है तो मुझे उसकी तारीफ़ करनी है। हम लोग इन सब झूठी तारीफ़ों से आगे निकल गए हैं, काफ़ी अर्सा हो गया हमारी दोस्ती को। और रात के 2 बजे भी आपको कोई तकलीफ़ हो, तब भी जब आपके स्ट्रगल के दिन होते हैं, इंतज़ार के दिन होते हैं, और अभी जब आपके पास सब कुछ है लेकिन टेंशन्स कभी कभी हो जाती है, तो रात को 2 बजे भी जो दोस्त आपको सुन सकता है, समझ सकता है, कोई हल निकाले ना निकाले, लेकिन सुनना और समझना, यह अमित को बखूबी आता है। प्यारा इंसान है, एक अपना एटीट्यूड है, एक अपनी कानपुर से जो खुददारी है, अकड़ है, वो है। और रोली कर दो अमित को। My wife is also from Kanpur, Amit is also from Kanpur. Roli is so fond of him. तो बहुत ही मज़ेदार दोस्ती है, बहुत ही मज़ेदार हमारा रिश्ता है। एंड मैं यही कहूँगा कि ऐसे दोस्त होने चाहिए आपके पास, है ना। लव यू अमित, लव यू, गॉड ब्लेस यू। अब वो मोमेंट जब ये कि अब ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहना है, सब कुछ है, ठीक है। अच्छा, घर से तो पैसे नहीं ले रहे होंगे जब इतना सब चल रहा था, तो नहीं, काम थोड़े बहुत लेने पड़ते थे, पर बहुत सारे अपना हाँ इंडिपेंडेंट हो गए। तो फिर अब वापस इंडिया जाना है। वो इंडिया चला गया मैं, और इंडिया इसलिए चला गया क्योंकि वहाँ पे 2001 में ना वर्ल्ड वाइड रिसेशन था। तो मैं कुछ ऐसी पार्ट टाइम कुछ तो नौकरी कर रहा था वहाँ पे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे, होम लोन बेचना ये सब करूँ। तो उन्होंने वो रिवाइड नहीं कर पाए, बिकॉज देन दे वुड नॉट एक्सटेंड इट, बिकॉज दे प्रेफर देयर ओन पीपल हु हैव लाइक वर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। लेकिन तब तक मेरा हो गया था यार वहाँ से। मैंने कहा अभी बस इतना काफ़ी है। और आई थिंक थोड़ा सा वैसा भी हो गया था कि कानपुर ही जाऊँगा सीधे और डैड के साथ काम करूँगा, क्योंकि डैड और मैं कभी क्लोज नहीं आ पाए, तो मैं मिस करता था वो। और
गया सीधे कानपुर। फिर हम लोगों ने बजाज की कुछ तो एफएमसीजी की कंपनी खोली, फिर बजाज की डीलरशिप ली, फिर किसी और चीज़ की डीलरशिप ली, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की। फिर वो बेचे 6 महीने मारुति 800 में डब्बे डाल डाल के, जो नहीं होता टिपिकल दुकानों पे जा जाते ये वो। बट पापा के साथ, पापा का एक सोचने का तरीका अलग था, मेरा अलग था। तो मुझे लगा कि यार ये तो मतलब अच्छा होने के बाद खराब हो रहा है, और नो यार हो जाएगा और खराब हो तो जाएगा। साथ रहेंगे तो आज लेट इट बी यार। तो मैं दिल्ली चला गया। माय मौसा जी, ही वाज रनिंग लाइक अ mini franchisee of 3 play schools. It was a very novel concept then. मैं बात कर रहा हूँ आपसे 2002 की। उन्होंने बोला मुझे ज्वाइन कर ले, साथ में काम करते हैं। तो फिर मेरे पास भी कुछ आइडियाज़ थे। फिर हमने काम शुरू किया साथ में, और 3 के कुछ 15-16 स्कूल कर दिया हमने, फ्रेंचाइजेज में हो रही है वो। तो तब तक मुझे ना ये मिल गया एक दोस्त, राहुल पुलकेशी, और ये अभी तक थिएटर में काम कर रहा था बैरी के टाइम। तो मैंने बहुत इम्प्रेस हो गया। मैंने कहा ये होता है यार, मैं छोड़ा ही ना इसने। और मुझे बड़ी रोमांटिक लाइफ लगती है वो, थिएटर की। हाँ, कि दिल्ली के किसी डेफ कॉल के बंगले की गराज में तुम्हारा कमरा है, समझते हो आप, तुम्हारा कमरा है वहाँ पे। एक बहुत ही मीनिंगफुल लाइफ है जिसमें अदर शूशा नहीं है, ये पैसा भी नहीं होता उसमें, पैसा भी नहीं है। थोड़ा रोमांटिक लगती है मुझे लाइफ। तो वो वैसे ही रहता था यार, ये तो मैं भी कर सकता हूँ ना यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है ना। तो कम से कम काम तो कर रहा है वो, जो उसको करना चाहिए। तो फिर मैं उसके थ्रू राशिद अंसारी साहब हैं, बॉडी मूवमेंट और ये वगैरह, उनसे मिला। तो सडनली दोज डोर्स ओपनड अगैन, दैट इट ऑल केम रशिंग बैक। तब तक रणदीप भी तो लगा ही हुआ था नसीब के साथ। रणदीप आपसे पहले इंडिया आ चुके थे। हाँ, वो 1-1.5 साल पहले आ गया। और ही हैड फाउंड नसीर भाई, तो वो उनके साथ लगा रहता था। मुझे याद है एक बार मैं जब अपने मौसा जी के साथ काम कर रहा था, तो वो उसको मुझे बुलाया। तो मैं टिपिकल दिल्ली का लड़का हो गया था, बटर चिकन खा दे चावल के साथ, इतना मोटा। मैं विश्वास नहीं रहोगे, वो 85 था उस टाइम पे। और ये 2002 की बात, ये 2002 की बात है। और रणदीप से मिला तो बहुत दिनों के बाद। जब मैं उससे मिला तो उसने बोला भाई ये क्या लाला वाला तो बन गया तू यार, ये चल रहा है। मैंने कहा भाई ऐसी है, अब जिंदगी यही है। और मैंने उसका प्ले देखा तो कुछ तो मंटो में कर रहा था, कुछ आई थिंक, हाँ मंटो कुछ था, जिसमें वो व्हील चेयर पे है और कुछ 30-35 मिनट का सोलिलोक्वी था वो। और 30-35 मिनट वो व्हील चेयर के पीछे वाले 2 पहियों पर बैलेंस करके और ये करके, और रैम्प बना था उसमें ऊपर नीचे जाके भी, पता नहीं क्या डिज़ाइन किया था उन्होंने। इट वॉज अनबिलीवेबल टू वॉचिंग, एंड आई नो दिस गाय, आई वाज लाइक वाओ मैन, एंड आई वाज सो प्राउड दैट डे। और इससे मतलब कुछ चिकन बेचना शुरू कर दिया था वो टेक? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। तो फिर मैं गया, कुछ 2-1 साल हो गए थे ऑलमोस्ट मौसा जी के साथ काम करते हुए। मैंने उनके ऑफिस में गया कि मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शाम को रिहर्सल करने लग गया था गार्गी में वापस से। तो गार्गी में ही शुरुआत हुई थी प्रोफेशनल, मैंने बताया ना आपको बैरी वाला, वो वहीं पे आ गए मैं वापस। एंड अब इससे ज़्यादा तो क्या मतलब इंडिकेट करेगा ऊपर वाला। तो मैंने कहा अब मेरा ना मन ही नहीं लग रहा है, उसके अलावा कहीं नहीं लग रहा है मन। तो मैं एग्जैक्टली फिर वो अमित हो गया, वो जो ये सब करके पहले जो था, एंड आई वाज लविंग इट, आई वाज एब्सोल्युटली लविंग इट। क्योंकि पता नहीं खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसे भी नहीं है। तो मैंने कहा यार कुछ पैसे बचा रखे मैंने, तो क्या कर सकता हूँ मैं और जिसमें मेरा मन लगता है। तो मेरा मन लगता है खाने वाने में, तो मैंने खाने में कुछ चल लेता हूँ, और मैं भूखा तो रेस्टोरेंट में खा लूँगा। तो फिर हम लोगों की बड़ी छोटी सी जगह देखी, मैं रहता था कौशाम्बी में, और प्रीतिहार में वो एक बड़ा सा मार्केट है कि इतना पॉपुलर नहीं है। तो वहाँ पे एक छोटी सी दुकान देखी हमने, वो छोटी सी दुकान किराए पे ली। फिर वहाँ पे पूरा सब मैंने किचन विचन बनाया, बाल मरी और ये वो फलाना ढिमकाना, चिमनी। माय गॉड। और फिर गया
दरियागंज, वहाँ पे एक चाचा के हमेशा बिरयानी खाता था जाकर, वो सालों से जानता हूँ मुझे। उनको बोला मुझे कुक दिलवा दो एक, ये अवधि बनाने का। फिर उसको लेके आया, फिर सारी टीम तैयार करी, फिर वो रेस्टोरेंट चालू किया। तो अभी एक और मेरा दोस्त ऑफिस में, विनोद, उसने भी छोड़ दिया मेरे चक्कर में ऑफिस की, नहीं करनी नौकरी। हम तो डूबेंगे। और बड़ा अच्छा कर रहे थे हम लोग। और अच्छा, रेस्टोरेंट भी चलने लगा? रेस्टोरेंट मतलब इन द सेंस कि ब्रेक इवन तो हो ही रहा था, और करते रहते थे, और हम लोग को भी अक्ल आती है, अच्छा चलता हो। तो एनीवेज, तो इसका फोन आ गया था रणदीप का बॉम्बे आ जाओ कि मैं डी कर रहा हूँ, अब लॉन्च हो रहा हूँ और तू आ जा, यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तभी मैंने आपको बोला ना कि मैंने बोला अबे अभी तो खोला है, अभी कैसे आ जाऊँ। तो इसने मारा डायलॉग कि अब यू डिसाइड हाउ बैडली यू नीड इट। तो बैडली तो था। फिर अब देखा, अकाउंट देखा, टिकट बुक करवाई, को पड़े थे 20-25 हज़ार उसमें। मुझे आगे 5-6 हज़ार 8 हज़ार की तो टिकट ही थी। मैंने फिर मैं गया रणदीप के घर पे, 8-1.5 महीना डायरेक्टर के साथ वर्कशॉप पे जाता था, और मजा आने लग गया। तो मुंबई देखने को मिला। तो 1.5 महीना रुका मैं रणदीप के पास। और वो फिल्म तो मिली नहीं जिसके लिए आए थे आप? नहीं, वो जैसा कि उसने बताया उसमें भी, तो अब वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनकी बात कर रहे हैं हम, उनको नाम नहीं बोलूँगा, गुस्सा हो जाएगा। ढी का डायरेक्टर पे। तो एनीवेज वो हुआ। तो मैंने बोला यार ये तो हो नहीं रहा है बॉस, और वहाँ पे मतलब पता नहीं चिकन कितने अच्छे से पका है, बिक रहा है, जाके देखना पड़ेगा। तो मैं वापस चला गया। अच्छा, फिर दिल्ली आए आप? फिर दिल्ली आया मैं। ओह माय गॉड। तो मैं वापस आया, और एक बार आप मुंबई चख लो ना, चख लो अगर अच्छे से, तो फिर नहीं रह सकते आप कहीं। क्योंकि क्या है कि जो आपको करना है वो तो वहीं है ना, और कोई तरीका नहीं है उसको करने का। जैसे कि अभी बहुत अच्छा हो गया है कि आप अगर कहीं भी रहना चाहते हो, तो अगर आप इस्टेब्लिश्ड एक्टर हो तो काम मिल तो सकता। आप वहाँ कहीं भी रहो, आप जाओ काम करने। मैं वापस आ गया, बट फिर यार हुआ नहीं मुझसे। तो फिर मैंने अपने पार्टनर को बोला कि भाई आई एम सॉरी यार, ऐसे बीच में छोड़ के जा रहा हूँ, बट तू देख ले, अगर कुछ पैसे बनेंगे तो भाई 10-15 हज़ार 20 हज़ार भेज दिया करना है ना, भूखा मत कर। हाय पैसे? नहीं, वो बंद ही हो गया, वो रेस्टोरेंट ही बंद हो। उसने काफ़ी कोशिश करी बट बंद हो गया वो। और उसके बाद से फिर मुंबई छोड़ा नहीं मैंने कभी भी। फिर मेरे रिश्तेदारों के कभी कभी फ़ोन आ जाते थे, तो मौसा जी का ही आ जाता। एक बार आया मौसा जी का फ़ोन कि बेटे 1 आध साल निकल गया हुआ। हाँ, हुआ क्या कि रणदीप को कोई फिल्म ऑफर हुई जो तनुजा चंद्रा बना रही थी। तो रणदीप क्योंकि डी में इन्वॉल्व था, और he was basically signed up by Ramu, तो he could not have gone anywhere else। और मुझे उसने कुछ रेकमेंड किया, वो रेकमेंड करके भूल भी गया वो। मुझे एकदम तनुजा चंद्रा का फ़ोन आया, अच्छा ऐसे ही होता है क्या? तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारे बारे में सुना है और एक ऑडिशन दो आके, मैं ऐसे एक फिल्म बना रही हूँ एंड वी आर लुकिंग फॉर द प्रोटैगनिस्ट। मैं कहा ठीक है मैम, लेकिन मैंने इंग्लिश में तो कुछ किया नहीं है। तो उन्होंने कहा इंग्लिश फिल्म थी वो। तो उन्होंने बोला कि नहीं तुमने कुछ प्रिपेयर किया है क्या अपना? तो मैंने कहा पृथ्वी पे वो स्टेप्स पे ना, वो आप सुरलिखी वगैरह ये सब कर सकते हो, मेन स्टेज पे तो जा ही नहीं पाए थे अभी। मैंने कहा वो प्रिपेयर किया उन्होंने, शरद जोशी की कहानी थी, भगवान और मुर्गा का के हेयर से पे। तो मैंने बोला वो आके मैं कर देता हूँ आपके लिए। और मैं पहुँचा वहाँ, लेट हो गया पहुँचने में, उनको फ़ोन किया, पता नहीं था मामले के बारे में ज़्यादा। तो किसी ने समझा दिया कि तू पैसे नहीं है ना, तो एक काम कर, तू मलाड से मलाड स्टेशन जा, मलाड स्टेशन से बांद्रा स्टेशन उतर, बांद्रा स्टेशन से रिक्शा पकड़, फिर वहाँ जाना, यहाँ जाना। मैं घूम ही गया चक्कर में। तो गुस्सा हुआ कि अभी तो काम नहीं मिला, तब लेट हो रहा तुम। मैं कहा नहीं, जेन्युइन प्रॉब्लम है भाई, मतलब ऐसा नहीं, मैं निकला हूँ कोई 1.5-2 घंटे से घर से। तो आई वो लेट हो रही थी कहीं जाने में। तो नीचे आई अपार्टमेंट ब्लॉक से, अपने ऑफिस खोला, जल्दी करो यार शुरू, यार जाना है मुझे। मैं कहा भाई तो प्रेशर आ गया। एनीवेज, तो आई वाज वेल प्रिपेयर्ड। जो भी मैंने प्रिपेयर किया था, तो मैंने बोलना शुरू किया। 10 मिनट दिए थे उन्होंने। अपना पीस जो था वो कुछ 20-25 मिनट का था। तो सुनती नहीं, पूरा हंसती रही।
फिर ठीक है मैं बताती हूँ तुमको। फिर मैं निकला वहाँ से, मैंने बोला अब नहीं करूँगी रेलवे स्टेशन रिक्शा में ही चला जाता हूँ घर। मैं रिक्शा में बैठा हूँ तो अभी बीच में ही पहुँचा रास्ते के, उनका फ़ोन आ गया कि यार तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा हो रखा है, थोड़ा अभी हम कम करवाते हैं उसको, वील गेट यू डाइट प्लान और दिस दैट, ये वो कराना नहीं करना। मैंने कहा ठीक है ओके, समझ ही नहीं आया मुझे क्यों बोल रही है। फिर मैंने रणदीप को फ़ोन किया, मैंने बोला यार ये मैं अभी एक ऑडिशन में गया हूँ चंद्रा को, और हाँ मैंने ही रिकमेंड किया था। मैंने कहा तो बताना तो चाहिए ना भाई। तो कह रही क्या हुआ? मैंने कहा अच्छा हुआ यार बहुत, और वो बोल रही कि वेट कम करो, ये सब क्या है? कह रहा भैया हो गया ना इसका मतलब तेरा। मैंने कहा ऐसे ही हो जाता है क्या? कह रहा और कैसे होता है? तो फिर मैंने कहा अच्छा। मैं घर पहुंचा, उनका फिर से फ़ोन आया, फिर कुछ आई थिंक एक दो बार और बात हुई, फिर उन्होंने मुझे कुछ पावर योगा में लगवा दिया। तो अब मैं रोज़ मलाड से बैंड्रा जाऊँ, फिर तो हालत ही ख़राब हो गई। अब हिम्मत भी मेरी बोलने की, मैम मतलब मलाड से बैंड्रा, आप समझ रहे हो, बैंड बज रहा है मेरी पॉकेट का। बट एनीवे मुझे लगा पैसे वो देने होंगे। नहीं, आना जाने की कैसे दे दूँ पैसे यार। और तो मैं अपना करता रहा, बट देन अगेन सम अदर लाइफ ओपन। तो मैं जिसमें जाता था नीतू सिंह, अक्षय खन्ना आ रहा है, मैंने कहा ये क्या अराइव हो गया क्या मेरा, क्या चल क्या रहा है ये सब चक्का यार, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, उनके साथ मैं पार योगा कर रहा हूँ। और फिर एक टीम एसोसिएट करवाई गई, फिर अनाइडा श्रॉफ बहुत फेमस है स्टाइलिश, वो मेरे कपड़े कॉस्ट्यूम बन रही हैं, कपड़े स्टाइल कर रही हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार। फिर मैं सीधे न्यूयॉर्क में, पता चला न्यूयॉर्क में शूट है और महिमा चौधरी हीरोइन है, अनुपम खेर साहब है। अच्छा इंग्लिश फिल्म है? हाँ, तो ये जब साइन करने गया ना अपना डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट जो है, तो मैंने कहा अरे बाप रे बाप। तो अब किसको बताऊँ, आई थिंक रणदीप था भी नहीं वहाँ पे, और एक और दोस्त था जो हम लोग साथ में रहते थे, वो भी नहीं था, वो भी कहीं बाहर गया था शूट करने। अब मन में लड्डू फूट रहा है, किसी को बताऊँ किसको? मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर पापा को किया, तो पापा कहीं बिजी थे। हाँ बोलो जल्दी बोलो क्या है। तो मैंने कहा पापा फिल्म नहीं गई, मैं हीरो हूँ, महिमा चौधरी हीरोइन है और अनुपम खेर जी हैं, न्यूयॉर्क में शूट है। छोड़ो यार तुम, यार छोड़ो, न्यूयॉर्क से जब फ़ोन करोगे ना तभी मानूंगा मैं, छोड़ो अभी मैं बिजी हूँ। रख दिया उन्होंने फ़ोन यार। ये कैसे है ना यार, इतना मतलब अविश्वास है मुझ पर। वो गिव अप कर चुके होंगे इतना, जब लड़के नहीं तो नहीं छोड़ा। उनका ये शुरू हो गया था कि ये आदमी जो है ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए पैदा हुआ धरती पे, ये कुछ करने उड़ने वाला नहीं है। और आप बोल रहे हैं मुझे कि ये हीरो है, और 10 ही महीने हुए इसको गए हुए मुंबई, वहाँ लोग सालों से लगे पड़े हैं वहाँ पे, इसको फिल्म ही मिली और महिमा चौधरी हीरोइन है, बकवास कर रहा है ये आदमी यार। और एनीवे बट वो सच था। और तो मैं 10वें महीने में न्यूयॉर्क, और मैं मन में सोच रहा हूँ प्लेन में बैठा मैं, क्या ये लोग इतना स्ट्रगल करते रहते हैं यार, कि काम नहीं मिलता मिलता है। हाँ तो क्या है इसमें। फिर उसके बाद वो जो हीरो बन गया ना मैं, एटीट्यूड आ गया। एटीट्यूड अभी तक नहीं आया था, वहाँ पे आना शुरू हुआ डे बाय डे न्यूयॉर्क में, क्योंकि वहाँ तो बहुत इज्जत है ना, वो तो बुलाते ही आपको टैलेंट है, टैलेंट इज इन द कार, टैलेंट इज रीचिंग द सेट, टैलेंट इज ऑन सेट, टैलेंट इज वॉकिंग। ये सब क्या चल रहा है? अब मुझे थोड़ा पता था, वो बोलते ही सबको टैलेंट है। टैलेंट इतना टैलेंट, मतलब तो 35 दिन रहे हम लोग वहाँ पे, और इतना प्यार ये वो, और सडनली मैं वापस आया जब, तब तक तो टैलेंट हो चुका हुआ, टैलेंट समझ में ना सीख हूँ। और वहीं पहुँचा अपने मलाड के घर में, एक आदमी नहीं जानता मुंबई में, अकेला बैठा हूँ, सब टैलेंट की सिर्फ बस वो कुछ वसाहट रह गई है कानों में, टैलेंट इज कमिंग, टैलेंट ये कब होगा वापस यार। इट वॉज वन ऑफ दोज थिंग्स कि एकदम से आपको याद है, वहाँ चले गए आप। फिर मैंने फिर भट्ट साहब से मिला, फिर भट्ट साहब ने वेट करवाया मुझे 2-3 बार, तो फिर तीसरी बार मैं परेशान हो गया, मैं नहीं आ रहा मिलने आपसे। और फिर विनोद चोपड़ा जी से मिला, तो मैं पता नहीं, और मैं मिल रहा हूँ इन लोगों से, बट अकल ही नहीं थी मेरे अंदर कि यार तमीज़ से मिलो थोड़ा यार,
ये तुम्हें कहाँ से कहाँ, और अच्छे फिल्म मेकर्स हैं ये। और उन्होंने कुछ ऑफर भी किया सपोर्टिंग का कुछ, तो मैंने कहा सर सपोर्टिंग है कैसे बात कर रहे हो? Oh my God. हीरो बन गया आदमी, सपोर्टिंग कैसे करेगा? अब एक और गेम होता है कि पिक्चर बनना अलग बात है, शूट होना अलग बात है, कंप्लीट होना अलग बात है, रिलीज होना अलग बात है। अब वो होते 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 4 साल लग गया उसको। 4 साल में मैंने काम ही नहीं किया कुछ। जब ये रिलीज होगी तब करूँगा। और पैसे कहाँ से आ गए? कुछ कर लेगा, थिएटर वेटर। मम्मी आ चुकी थी, पापा मम्मी शिफ्ट हो चुके थे, धमका दिया उनको कि 500 रुपये तो मांग रहा हूँ रोज के। कौन से बहुत पैसे मांग रहा हूँ। एक क्वार्टर आ जाता है उसमें, एक सिगरेट का पैकेट आ जाता है, बाकी 100 रुपये भाड़े वाड़े के हो जाते हैं, और कुछ चाहिए नहीं लाइफ में, खाना बन ही रहा है घर में। बहुत साल निकाल दिया ऐसे करते करते। क्योंकि आप चाहते तो यह काम छोटा मोटा मिल सकता है, बहुत मिल रहे थे यार, मिल ही जाते। टैलेंट घुस गया था। टैलेंट घुस जाता ना, कि ये क्या मतलब है, सपोर्टिंग रोल क्या होता है यार। एनीवेज, तो फिर थिएटर करने लग गया फिर से। फिर एक नई दुनिया मिली, ये वो। वरना ऐसे में हताश नहीं होता था कभी, नो दिमाग में। और एक बड़ी कमाल की चीज़ होती थी कि जैसे दिमाग में आता था ना कि बस नहीं हो पाएगा ये, तो फिर दिमाग में आता था कि अब इसके बाद क्या करेगा तू। ये तो मतलब लास्ट था ना जो तू कर सकता है लाइफ में। अब तो तुम जो MBA जो तुम बोल रहे हो करके आए हो, तो जब कहीं नौकरी करने जाओगे वो पूछोगे कर ऐसे 5 साल से तुम। और ऐसे में देखिए, छोटे शहर से आप आते हैं तो वहाँ रिश्तेदार सब अड़ोस पड़ोस के लोग कितनी बातें बनाने लगते हैं, ये बच्चा अरे कर क्या रहा है। परेशान कर देते हैं लोगों को। कि बड़ा बात ऐसी बात करते हैं ना, बड़ा मुश्किल प्रोफेशन है, हो नहीं पाता अक्सर लोगों का। और दिखा नहीं बेटा अरे वो नहीं था फलाने का लड़का, वो भी तो आ गया था वापस। इस तरीके की बातें कर डरा देते हैं वो। तो माँ बाप भी डरे हुए हैं। मेरी माँ तो ऐसे काम करती थी, हम लोग घर में सो रहे, सामने जो अनिल शर्मा की मॉम रहती थी ऊपर हमारी अपार्टमेंट। डायरेक्टर अनिल शर्मा। हाँ, तो मैं संडे को सो रहा हूँ, कहीं से आया हूँ पार्टी वार्टी करके सैटरडे को। मैं सो रहा हूँ और तो मम्मी उठ जा रही, नाश्ता वास्ता कर ले, इस टाइप से उठाया उन्होंने। एंड बाय द वे, मैं अनिल शर्मा घर चली थी बोलने के लिए कि मेरा बेटा एक्टर है, तो तेरी मीटिंग सेट करवा दी है मैंने। तो उसकी मॉम को बोल दिया, मॉम ने बोला है कि जैसे ही बेटा आएगा मैं आपको फ़ोन करती हूँ, उसको भेज देना। मैंने बोला अगर आज के बाद आपने रहते समाज में ये किया आपने, मतलब यही कर्म होने बाकी रह गए थे, या माँ जो है लोगों के वो तो ऐसे ऐसे हरकतें कर देते वो लोग। उनको लॉजिक नहीं समझ में आया मेरा कि क्या कर दिया मैंने ऐसा। मैंने कहा मम्मी अब इतने बड़े लुंगाड़ को मम्मी बेचेंगी क्या जाके, कैसी बातें कर रहे हो आप यार। तो बहुत ये सब चलता था। फिर जैसे ही छूटने का मन हुआ ना कि अब नहीं हो पा रहा यार, इट्स टू मच टू टेक, कुछ हो ही नहीं रहा है। 4 साल काम ना मिलना। हाँ, तो फिर क्या है कि आंचल मिल गई, वहाँ मन लग गया थोड़ा, और मतलब रुक गया हमें, क्योंकि वो भी यही करने आई थी। और तो हम लोग साथ में थिएटर करने लग गए। भाई रिहर्सल करते करते प्यार हो गया, और फिर गुदगुदी सी होने लग गई पेट में। फिर अच्छा जीवन चला। उनका ना अभी जाने क्या है, अभी तो ये सब शुरू हो गया है यार, हो जाएगा, धीरे धीरे होता है लोगों का। और फिर वो भी रिलेशनशिप से भी आप ओवर हो जाते हो कि सारा टाइम यही अटैक कर रहा है आपको ना, कि काम ही नहीं काम ही नहीं काम ही नहीं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार नहीं हो पा रहा है, जाता हूँ वापस। तो फिर लव सेक्स धोखा मिल गई। फिर चढ़ गया यार ऊपर कि अब तो कुछ हो ही जाएगा। तो क्या उससे थोड़ा सा इजाफा हो गया कि अरे हाँ यार इसने अच्छा काम करता है, यू नो। फिर जाने का मन किया, तो फिर सुभाष भाई ने अपनी पहली फिल्म बना दी, कपूर ने, सुभाष कपूर ने, फंस गए रे ओबामा। अच्छा। उसने छोटा सा कुछ कर लिया, उन्होंने कोई और कुछ। तो अब क्या है ना कि बेसिकली क्या हुआ कि ऊपर वाले ने बजाया एक लट पीछे कि अब स्टार्ट कि अभी हीरो नहीं। रीस्टार्ट, नो। तो फिर मैं कूल हो गया उसमें कि हाँ करते रहो। तो फिर आप जब सेट पे जाते हो तो आपको मज़ा आता है, यू नो, लाइफ इज़ वर्थ समथिंग। तो मुझे उसका वो दिमाग में आ गया कि यार घर पे बैठने से अच्छा काम ही करते रहे ना, तो 4 लोगों से मिलेगा, ये करेगा वो करेगा। हमको कोई समझाने वाला नहीं है ना, और हमको कोई समझा भी नहीं सकता, यू नो। तो फिर मुझे जब पता चला काफी लोगों से। फिर कुछ नहीं हुआ, तो फिर मन गया कि यार अब और डिप्रेशन हो जाएगा अब तो यार सीरियसली। तो फिर तितली मिल गई, यू नो, और फिर तो पटाखा ही फूट गया। OTT रेड वेड मिल गई, ये वो। फिर उसके बाद तो मतलब रेस्ट। गेम चेंजर आपको मिर्जापुर लगता है या
गेम चेंजर इनसाइड एज है, Inside edge। इनसाइड एज है। तो उसकी वजह से मिर्ज़ापुर मिला, फिर बाकी चीज़ें हुई। चलिए आपको एक मैसेजेस और सुनवाते हैं। मैसेज ब्रेक। कितने लोगों के मैसेज आए हैं? अरे बहुत मेहनत की है हमने, अभी देखिए। हाय अमित, कैसा मिलता है बेटी? यस मैं ये कहना चाहता था कि अमित को मैं जब मिला था तो मैं अमित सियाल का फ़ैन था, क्योंकि मैं एज एन एक्टर उसको बहुत प्यार करता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ। दोस्त हम बाद में बने, हम फैमिली उसके बाद बने, एज ए फैमिली एज क्लोज। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो एज एन एक्टर जो है वो बहुत ही 10 से 15% यूज़ हुआ उसके टैलेंट का। इसलिए मैं उससे बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक ऐसे अच्छे इंसान को जानता हूँ और अच्छे से एक्टर को जानता हूँ जो इतना सहनशील और प्यारा है। और मैं दूसरे अमित सियाल से तब मिला जब अमित सियाल की बेटी पैदा हुई। मैंने उस अमित सियाल को अकेले उसकी फ़ोटो वीडियो देख के जो है ना हंसते हुए देखा। तो मैं इकलौता ऐसा दोस्त हूँ अमित सियाल का जो 2 अमित सियाल को जानता हूँ, विदाउट पुण्यिका और विद पुण्यिका। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि जिस वाइल्ड अमित सियाल को मैं जानता था उसको एक छोटी सी बच्ची ने जो है घुमा के ठीक कर रखा है, पटक दिया ज़मीन पे। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि वो एक मतलब कि मेरी भी औलाद नहीं है, पर उसने मुझे पहली बार आके अमित सियाल मुझे बोला कि सुनो ये मेरी बेटी है, तुम्हारी बेटी है, तो मुझसे तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा इसका। ये मुझे किसी भी करीबी दोस्तों या जो है किसी ने आज तक कह के नहीं दिया। तो मैं इतना खुश हूँ कि मेरे भाई ने मुझे जो है ना, जो मेरे पास नहीं था वो उसने ला के मेरे हाथ में दे दिया। आई लव यू अमित सियाल। हेलो ब्रदर, बहुत अच्छे इंसान है फैजल भाई, रुला दिया अंदर। बेटी ने जीवन बदल दिया। अच्छा शादी कब हुई आपकी? शादी हुई मेरी 10 साल पहले, 2014 में। 2014 में। और फिर हम लोग को ऐसा कभी कुछ लगा ही नहीं कि मतलब संतान की ज़रूरत है और ये वो। फिर एकदम से लगा, तो तब तक फिर हमने डिसाइड किया कि भाई जो करना है जल्दी कर लो। उम्र निकली जा रही। उम्र निकल चुकी है ऑलमोस्ट, कि मतलब कब करेंगे, कब बड़ी होगी या बड़ा होगा, यू नो। और तो अभी क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि पूर्णिका के आने के बाद मेरी 10 साल उम्र छोटी हो गई है। और वैसे ही प्रॉब्लम चल रहा था, बढ़ ही नहीं रहा था मैं, बड़ा नहीं हो रहा था और छोटा हो गया हूँ। फिर तो मैनेज करना थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। चलिए कुछ सुनाया जाए। Hi. Surprise, surprise! Meet John. That's Amit's favorite cat. He loves him and he picked him up from the street one day when it was, he just found him lonely and struggling by himself. So we have 2 cats that Amit has picked up over the years. Some fun anecdotes about Amit. Okay. So one day I got a call from him saying, listen, there's a papita lying in the kitchen. Is it still there? So he says that, it's kind of old. It's been 2-3 days. So either you throw it away or you guys eat it up. So I was like, where are you? He's like, I'm at the shoot on set. I was like, set pe aap to papita सूझ रहा है. That's Amit. He's a cleanliness freak. He's highly domesticated. And he loves his daughter. When his daughter was born, he was running all around saying, Mera baby, mera baby, mera baby. And he's also jealous. When she loves me a little more, he gets jealous. He doesn't like it. No, he's a lovely father. Utterly special है, गलत बोल दिया हूँ। Doting father, and they water plants together. It's lovely to see them together. And for all those who don't know, Amit, whatever he's reached today, it's been a journey. Like with every artist, he's very true to his art. So to kind of find a fine balance between art and commerce, every artist goes through that struggle. And Amit's had that struggle too. And he's come a long way. And I've seen you do that. And it's wonderful. Your entire family is so proud of you for where you've reached, keeping your art and not missing it with your art. So kudos to that. That's an achievement. And I wish you many, many more laurels. And I'm very, very happy for where you've reached today in life. Wherever you are. It's a nice place. अरे वो पीछे देखो क्या कर रहा है वो।
all the best. Thank you for everything. I don't thank him that much, so I'll take this opportunity and I'll thank you for everything that. Why did they? ये बहुत ही ब्यूटीफुल इंसिडेंट याद आ गया मुझे। इसने जब पहली बार देखा ना उसमें होप एंड रेड शुगर में, तो रोने लग गई है, क्योंकि इसने पूरा स्ट्रगल देखा है मेरा, जो भी स्ट्रगल इन द सेंस कि यू नो डेस्परेशन, आंगस्ट, फ्रस्ट्रेशन, ये वो। तो इसका हमेशा ऐसे रहता है, ये अभी 2 मिनट नहीं बात करती ना तो रो देती है। और दुनिया की बेस्ट दोस्त है मेरी और बेस्ट बीवी है, इससे अच्छा नहीं हो सकता कोई, बिकॉज शी इज बीइंग अमेजिंगली होल्डिंग मी स्टडी इन लाइफ। आई थिंक इफ आई डिडंट फाइंड हर तो बहुत मुश्किल हो जाता। हमेशा आई लव यू हमेशा। वाह। तो नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। कानपुर में टोटल खुराफाती, गुंडे, सब कुछ ठीक है, उससे एकदम कॉन्ट्रास्ट की एक लड़का जो खाना भी बना लेता है, बर्तन भी मार लेता है सारे। फिर बॉम्बे वाले दोस्त भी सब कम हरकतें आपकी नहीं बता रहे, कुछ ने हमें ऑफ रिकॉर्ड भी बताया। कानपुर वाली अकड़ है, एटीट्यूड है, सारी चीज़ें। और फिर परिवार, पत्नी कह रही है कि शूटिंग पे ध्यान है कि घर में पपीता सड़ रहा है, और इतने लोग हमें बता चुके हैं कि सफाई की हुई कि मैं जब से आए थे तो मुझे बड़ा स्ट्रेस था कि घर में कहीं धूल ना दिख जाए। तो इतना आपकी पर्सनैलिटी में इतने सारे तो वो है ऐसे में कितने लोग रह रहे हैं अंदर मेरे। हाँ, स्प्लिट पर्सनैलिटी में भी बहुत सारे स्प्लिट्स हैं। हाँ, हो सकता है। मैं अगर चेकअप करवाऊंगा ना तो बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स निकलेंगे मेरे, मैं सच बता रहा हूँ उनको। इसलिए मैं चेकअप करवाते नहीं हूँ अपना। ये एक्टिंग में अच्छा काम आ रहा है, ये सब इसको जो चलता है चलने दो। आई थिंक थोड़ा बीमार भी हो जाता हूँ मैं, ज़्यादा कर देता हूँ। ओसीडी जिसको बोलते हैं, ओसीडी कर देता हूँ थोड़ा, सफाई का। तो जब डांट पड़ती है, कुछ लोगों को होता है कि वो तह अगर ऐसी हो रही है तो जब तक वो ठीक नहीं कर देंगे। हाँ, मतलब है वैसा है। जैसे बहुत देर से मुझे वो पता नहीं क्या वाइट ये सब पड़ा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल। तब भी हम हटा देंगे सर, अभी अमेजिंग है ये। देखिए, इसमें मैं कुछ इंटरेस्टिंग पूछने वाली थी लेकिन मैं भूल गई। आएगा होता है ऐसा एकदम इसमें इतना ही मुझे तो अक्सर हो जाता है ऐसा, है ना। चलिए, तो तब तक फिर अच्छा, तो मिर्जापुर पहले आई थी, इनसाइड एज पे। इनसाइड एज पहले था, मिर्जापुर बाद में। तो फिर पहले सीजन में इंट्रोडक्शन था कैरेक्टर का, जो कि दूसरे सीजन में बड़ा हो गया। फिर दूसरे सीजन में उन्होंने गोली मार दी मुझे। और इनसाइड एज में भी ऐसे ही होता है, पहले सीजन में गोली मारी थी, फिर दूसरे में जिंदा कर दिया था। नहीं तो ऐसे क्यों? आप डिफिकल्ट एक्टर टू वर्क विद तो नहीं है कि लोग ऐसे कहते हैं? आई थिंक सो, ऐसा कुछ लगा उन लोगों को कि आई थिंक करण और गुरमीत को नहीं लगा, बाकी जो प्रोडक्शन साइड था उनको लगा ऐसा। बट मैं मतलब क्लैरिफाई कर देता हूँ कि वो क्यों कर रहा था मैं, बिकॉज जैसे धीरेन्द्र मिश्रा था कैरेक्टर, मैं आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू द सिमिलर काइंड ऑफ इमोशंस इन माय लाइफ, इन रियल लाइफ। सो आई यूज्ड ऑल ऑफ दैट in that, and I think that is what an actor does. तो इन लोगों को लगा कि तो मैं ना वो फोर्थ वॉल ब्रेक नहीं करना चाहता, तो मैं ऑफ साइड भी घसी रहता था। तो इनको लगा पागल है ये, और वो एक्सटेंड हो गया काफ़ी टाइम तक। तो ये लोग ना, आई थिंक इनको ऐसा लगा कि इसके साथ कैसे काम कर सकता कोई यार। धीरे धीरे जब उनको पता चला तो ठीक हो गए फिर। बट ये तो आप डिनाई नहीं करे कि वो जो एकदम इंडस्ट्री में पॉलिटिकली करेक्ट या हाँ जी वो तो है ही नहीं आपके अंदर गुण। नहीं, तो बहुत सारे काम तो इसलिए भी नहीं मिल पाते होंगे। बिल्कुल सही बात है। और तो कोई बदलने की कोशिश नहीं की खुद को? आई थिंक मैंने बीच में करी थी एक्टिंग बदलने की, बट फिर पकड़ ली लोगों ने, बीमार है मारो क्या, ऐसे क्यों बात कर रहे हो, ऐसे क्या बात कर रहे हो। तो फिर मैंने कहा छोड़ो यार, क्योंकि यू कांट होल्ड इट नो फॉर टू लॉन्ग, यू कांट फेक, या यू कांट फेक योरसेल्फ इन रियल लाइफ। जैसे फैजल ने ये दिया ना, ये मुझे लगा कि वो बात बताएगा जो जैसे हमारी दोस्ती हुई थी। तो फैजल फैन था मेरा,
और हम लोग किसी पार्टी वार्टी में मिले और मैं था अपने फनी मूड में, तो पहले तो फैजल और मैंने खूब बहस करी, लड़ाई झगड़े तक नौबत पहुंच चुकी थी। अच्छा, उसके बाद ही मुझे लगता है कि बेस्ट दोस्ती होती है दोनों की, अब कुछ छुपा नहीं है। चलिए, तो मिर्जापुर में आपको मारने वाला कौन था? राजेश भाई। क्या अमित जिंदाबाद। बाबा मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप ऋचा जी के साथ इंटरव्यू करते हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि आप ये इंटरव्यू एंजॉय कर रहे होंगे। फिर मैं ऋचा जी के साथ ये इंटरव्यू कर चुका हूँ और मेरा अनुभव यही कहता है, और मैं ऋचा जी को ये कहना चाहता हूँ कि मेरा अमित के साथ काम करने का अनुभव भी उतना ही शानदार रहा है। हमने मिर्ज़ापुर ये 2 सीज़न से साथ किए हैं, और पहले सीज़न में हालांकि हमारे कोई ज़्यादा सीन्स नहीं थे, लेकिन सेकंड सीज़न में कुछ सीन्स थे उनके घर पे और आईजी ऑफिस में, आई थिंक कहीं और 1-2 जगह थे। लेकिन आखिरी सीन का जिक्र करना चाहूँगा जिसमें मैं कहा मिला देता हूँ। तो उस वक्त के गाने मुझे आज भी सड़क पर मिलने वाले लोग, जितने भी लोग मिलते हैं, आपका काम देखा होगा इस जीवन में, वो हमारे ताने देते हैं कि आपने मौर्य जी को क्यों आती है। और ये इस बात का सबूत है कि अमित कितने अच्छे कलाकार हैं। उन्होंने मौर्य जी के कैरेक्टर इतने मतलब शानदार कमाल के तरीके से निभाया था कि लोगों को उनसे प्यार हो गया, और इसी बात का लोगों मुझे जाहिर करते हैं। तो लेकिन ये बात और जोड़े जाऊँ यहाँ पर कि अमित की उनकी एक चीज़ से मैं बड़ा मुरीद हूँ, वो है उनकी परफॉर्मेंस का ठहराव, उनकी आवाज़ और उनकी ज़बान की पकड़। तो कभी भी भाई मिलो तो मुझे खुशबू दे देना। अरे और जाइए। और अभी मुझे ख्याल आया कि अमित के साथ मैंने एक फिल्म और की थी बहुत पहले, उस फिल्म का नाम था अमेरिका। हाँ, उस वजह से शायद एक सीन हम लोगों ने साथ में किया है, और उसकी भी कुछ यादें हैं मेरी, लेकिन ज़्यादातर यादें मिर्ज़ापुर से ही जुड़ी हुई हैं। वो कमाल के इंसान हैं, कमाल के कलाकार हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके साथ काम करने का मुझे मौका फिर से मिलेगा। भाई जब भी आप मुंबई आए जल्दी से मुलाकात करते हैं। Dann da jetzt, dann jetzt, dann wirst. तो अब मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि बहुत काम किया है अमित सियाल ने। ज़्यादातर काम मैं देख नहीं पाई, क्योंकि जो एक समस्या अपनी हर समय बताती रहती हूँ कि गालियाँ नहीं झेल सकती। हैविंग सेड दैट, हाल ही में इन्होंने बहुत खूबसूरत फिल्म की जो मैंने बहुत जल्दी, मतलब रिलीज होते ही तुरंत ऑलमोस्ट देख ली, शायद तिकड़म। तो ये मतलब जितना आपका पहला का मैं थोड़ा थोड़ा ट्रेलर देख रही थी, सब में इतना नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और तिकड़म में इतना प्यारा सीधा सरल सा इंसान, एक पिता, चैलेंज की तरह लिया था ये रोल, या खुद को भी लगा था कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? नहीं किया? तो मतलब आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटेंस हो रहा था कि मुझे खुद ही लग रहा था कि मैं ऐसा ही हूँ क्या, क्योंकि मैं ऐसा सिर्फ वैसा ही नहीं हूँ, वो भी है पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी, बट वैसा नहीं है। और प्लस बहुत स्टेरियोटाइप हो रहा था मैं, तो जो भी काम का फ़ोन आया वो पुलिस वाला, नेता या कोई इंटेंस चीज़, रेप कर दो लोगों का, मार दो, काट दो, मतलब यार क्या यही आता रहेगा ये वो। सो आई थिंक आई वाज मैनिफेस्टिंग इट, एंड इनफैक्ट मेरे जितने भी एड्स हैं उसमें मैंने बहुत ही सीधे साधा प्यारा पति, प्यारा भाई ऐसे काम किया। तो मैं एक्चुअली एड्स इसीलिए करता रहता था। तो घर चलाने, हाँ ये जो आपने पूछा ना पैसे कहाँ से आ रहे थे, एड्स से, उनसे ही आ रहे थे। यहाँ तो लॉटरी खुल गई थी ना मेरी, कि मतलब एक दिन का काम होता है, और एक दिन काम के इतने पैसे। मैंने कहा रियली, पहली बार मेरे को जो पैसे ऑफर हो, मैंने क्या बात कर रहे हो यार, पहली बार एड में मुझे कुछ 2 लाख वाक टाइप के मिल गए थे एक दिन के। मैं तो पागल हो गया, मैं तो फिल्में करूँगा ही नहीं, बकवास है फिल्में करना, यही करो यार। तो ऐसी चली थी जिंदगी, बहुत ही प्यारी जिंदगी कटी मेरी। एड वर्ल्ड को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अभी भी तैयार हूँ आप लोगों के साथ काम करने को, प्लीज़ बुलाए। और एड से ओटीटी वर्ल्ड, ओटीटी का आना आपके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है? बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और आई थिंक मैं सबसे हार्ड वर्किंग एक्टर था कोविड में। हाँ। तीसरे आई थिंक 1.5वें या दूसरे महीने में आया। अपने अजय राय करके एक हैं, और उनका फ़ोन आया कि ये अमित भाई एक ऐसे कुछ शो बना रहा हूँ, करोगे काम?
कि अमित भाई हम लोग जा रहे हैं, हम लोग सीधे वहाँ जाएंगे रामोजी में और वहीं के वहीं शूट निपटा देंगे और वहाँ कुछ काम नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो उसने कहा कि नहीं कोविड चल रहा है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कर सकता कोविड मेरा, मुझे निकालो घर से बाहर। तो मैंने इतना काम किया कोविड में कि जब कोई एक्टर डर रहा था करने में तो मैंने कहा मैं अवेलेबल हूँ, बताओ कहाँ चलना है। उसमें पैसे भी ज्यादा मिल रहे थे, मैं सुना, जो एक्टर्स काम कर रहे थे। अब पता नहीं ज़्यादा मिल रहे थे, दूसरे से तो पूछता नहीं तुमको कितने मिल रहे हैं तो कैसे पता चलेगा, बट अच्छे पैसे मिल रहे थे। अच्छा, एक जरूर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, मुझे वो दूसरी जगह मिसिंग लगा, एक्टिंग टेक्निक। ठीक है, आपने बैरी जॉन्स से सीखा, लेकिन हर आदमी अपना एक डेवलप करता है। और मुझे आपसे इतनी बातें करके एक ख्याल आया, बमन ईरानी ने एक बात कही थी, वो बेकरी शॉप चलाते थे एक्टर बनने से पहले। तो बोले जब मेरे पास लोग आते थे बेकरी पे, नॉर्मली कस्टमर आया, वो कैसे अपनी वॉलेट खोल रहा है, बोला मैं लोगों को ऑब्जर्व करता था। तो मेरी एक्टिंग की एक्चुअली ट्रेनिंग वो थी, वो दुकान चलाना। तो आपने तो न जाना कितनी दुकानें चला ली। आप बिना ऑब्जर्वेशन के बन ही नहीं सकता एक्टर। आप, तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ, आप हर रोल के लिए कैसे तैयार करते हैं? वही है आपका, बाय ऑब्जर्विंग पीपल? मेरा ना बदलता रहता है, यू नो, और ऐसा भी नहीं है कि हर रोल के हिसाब से बदलता है, हर दिन के हिसाब से ही बदलता है, सेम रोल में भी। यू नो, कभी जैसे लगा कि यार ये जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ ना, ये इतनी हार्टफेल्ट निकलनी चाहिए कि इसको ज़्यादा मेमोराइज मत करो, उसका सार पकड़ लो क्या है क्या नहीं। बहुत सारी जगह एक्सेप्टेबल हो जाता है ये चीज़ डायरेक्टर को, यू नो, लाइनें ऊपर नीचे हो जाती हैं, फिर टूटी फूटी निकलती हैं, क्योंकि आप एक्चुअली सोच रहे हो उसके बारे में। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आपको नहीं, मतलब are you giving out some very vital information, then you have to memorize it, you know, and उसके अंदर कहाँ पे कैसे क्या बोलना है, कैसे क्या करना है। फिर कुछ होता है कि यार अब तुमको मतलब लंगड़ा के चलना है, ठीक है ना, तो एकदम से तुम करोगे ना एक्टिंग लगने लग जाएगी वो, तो उसका थोड़ा करो प्रैक्टिस, यू नो। तो इट डिपेंड्स ऑन द डे, डिपेंड्स ऑन द रोल। बट मैं ऐसे रणदीप हुड्डा की तरह जैसे वो घुस जाता ना अंदर, अच्छा, अभी तक तो मेरे से नहीं हो पाया वो ना, मुझे आई थिंक ऐसा कुछ मिला है इसके लिए इतनी कुछ जरूरत थी करने की। और मैं ये बदल देता हूँ ना चीज़ें, लाइनें वाइनें, ये सबक मुझे एक बार सीखने को मिला। मैं पहले दिन गया महारानी के सेट पे, महारानी 1 के, और तो वो महारानी आपने देखा होगा, तो महारानी आपकी वजह से देखा, इतनी गालियां झेली। कहाँ है गाली उसमें ज़्यादा है, हमारे जैसे लोग मिले तो है। तो महारानी में ना अगर आप नोटिस करोगे तो महारानी जिस तरीके से लिखा है ना, लाइंस लिखी हैं, जिस तरीके से उसकी पेस है, वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से एंटेंगल्ड है, यू नो। अगर एक भी चीज़ बिगड़ेगी तो सब बिगड़ा हुआ दिखने लग जाए। तो मैं अपने उसमें गया कि क्या है, हिंदी तो है यार, बिहारी बोलना है बोल देंगे, और याद करने की ज़रूरत है। I actually always try and go a little unprepared, you know, because it's simulating life. Life cannot be prepared in advance. तो वो दिखने लग जाता है कि यार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इसने। परफॉर्म नहीं करना है यार, नेचुरल, हाँ नेचुरल लगना चाहिए वो। और मैं गया वहाँ पे, सुभाष बेनू बोला एक और, मैंने कहा यार क्या गलत कर रहा हूँ, कि बताओ तो क्या गलत कर रहा हूँ। नहीं तू सीरियसली ले नहीं रहा है, तो पहले तो लाइन याद कर। मैं वो सुबह यही तो मतलब है ना इसका, ये जो बोल रहा हूँ मतलब नहीं, इसमें लिरिकल है यार जो लिखा है ये, तो इसको मत चेंज कर तू, इट्स लाइक अ बैलेड। ओ मैंने कहा आज, मैंने बोला भगवान आज बचा ले, बस कल से पूरी तैयारी करके आऊँगा। तो वो भी सबक सीखना ज़रूरी है, यू नो। एंड इरफान भाई ने भी एक बहुत अच्छी बात बोली थी जो मेरे जहन में रह गया कि भाई क्या होता है ना, हम बहुत बार जब आप थोड़े से इन्फ्लुएंशियल एक्टर हो जाते हो, ऐसा कुछ हो जाते हो, तो बहुत बार आप ऐसा करने लग जाते हो कि अगर आपको कुछ दिया गया है ना करने के लिए, तो आप उसमें लग जाते हो कि अपना बना लूँ। आपको उसका बनना है ना, अपना नहीं बना सकता, आपको तो उसका बनना है। तो कई बार you need road blocks, you need hindrances, you know, to change your way of approaching the thing. How difficult was Tikram? Tikram surprisingly was super easy यार। बस मुझे ये लगता रहता था, जो विवेक ने फिर वो तोड़ा मेरा रिदम, कि विवेक हमेशा वो रहता था कि आप ना हंसते रहो, स्माइल करके बोलो चीज़ें सारी। मैंने बोला भाई इजी कोई आदमी, पागल थोड़ी ना हो। तो देन ये बात हो रही है मुंबई में, तो देन है ना रीच्ड
जो ब्यूटीफुल से गांव जो में शूट किया खुरपा ताल उत्तराखंड में, तो एक्चुअली सही कह रहा था यार, वो सिंपल टर्म्स है, वो एक छोटा सा मकान है, पीछे छोटा सा किचन गार्डन है, वहीं से सब्जी उगाते हैं, वहीं से काटते हैं, वही बन जाती है। एक पहाड़ी रायता होता है बहुत ही ब्यूटीफुल, सरसों वरसों डाल के उसके अंदर, और वो सब खिलाया, हवा इतनी अच्छी है, तो मैं जिसको देखूँ ऐसे ही है, आइए अमन जी आइए। पर मैंने कहा सही कह रहा था यार, ये ऐसे ही बनना हुआ है। तो देखिए ऑब्जर्व करके लोगों का, हाँ, क्योंकि बिकॉज यू नीड टू गेट कन्विंस्ड नो कि क्यों कह रहा है ऐसे। तो उसने यही बोला विवेक ने, आप वहाँ पे आओगे ना आप समझ जाओगे। तो वो बनने में मुझे 1 दिन लगा, और यार वो मतलब वो एक्सपीरियंस और वो जगह और वो लोग और वो लाइफस्टाइल, वो मेरा लाइफस्टाइल है, वैसा जीने चाहता हूँ मैं जिंदगी मरने से पहले, यू नो। वो नहीं पाएगा मुंबई एकदम धरती पे हो जाएगा, निकल जाएंगे मुंबई से बाहर। अच्छा, विक्रम कुर्सी में आपकी बेटी का जन्म हो चुका था? नहीं, बट अबाउट टू बी नहीं, मुझे लगता है कि आई थिंक दैट फिल्म ऑल्सो प्रिपेयर्ड मी टू हैव अ चाइल्ड, because I've always been very good with kids, and I love kids, and I have never treated kids like kids. उनके साथ यारी है मेरी, मजा आते बच्चों में मेरे साथ, सच बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा था इस फिल्म ने कुछ एकदम बदल दिया आपके अंदर, कोई एक सोई हुई एक पिता की आत्मा को जगा दिया टाइप। मैं आपको चीज बताऊँ, मुझे ऐसा बहुत साल पहले लगने लग गया था कि व्हाट इज, और मैं ये एग्जिस्टेंशियल जो मामला चलता है लाइफ का ना, इसमें हमेशा इन्वॉल्व रहा हूँ कि व्हाट इज दिस, क्या है मतलब, क्यों अगर आप सोचो लाइफ क्या है तो सीधा डिप्रेशन हो जाए इंसान को, कि मतलब एक बच्चा या बच्ची पैदा हुई, फिर वो बड़ी हुई, फिर वो स्कूल गई, फिर उसने कुछ बनना चाहा, फिर वो बन गई, फिर उसने वो जिया, फिर उसके बच्चे हुए, फिर बच्चों को सेट किया, फिर बच्चे बड़े हो गए, फिर वो भी यही कर रहे हैं, फिर उसके बच्चे भी यही कर रहे हैं। It doesn't make sense, no, at all. तो मैं फिर इससे निकालना पड़ता है मुझे अपने आप को। तो मुझे आई थिंक मेरे अंदर पितृत्व का जो भाव है ना, वो बहुत साल पहले शुरू हो गया था कि what is the purpose to life? There's something missing. And life has changed after. Yeah, it's amazing. It's like this is exactly what was missing. I think I can explain this. I think I realized what true love is for the first time. And not discounting my love for my friends or my family or my wife, but this is some other love. You know, कि वो एक बार कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था बॉम्बे में, तो मेरी बूढ़ी माँ ऐसे और पापा दोनों गाड़ी में थे, और वो ऐसे एक शेर निकला राइट से, चींटी निकली लेफ्ट से, वो भी इन्वॉल्व हो गया लड़ाई में, क्योंकि उनके बेटे के साथ लड़ाई हो रही थी, सामने खड़ी थी मेरी माँ, और मैं उसको धूम देता उसको जिससे लड़ाई हो रही थी ऑटो वाले से। आप मुंबई तक में भी लड़ रहे हैं मतलब? अरे लेकिन मेरी बदतमीजी कर रहा था यार। तो ईंट का जवाब तो पत्थर से देना पड़ेगा मैं। कानपुर के हैं। तो मेरी माँ सामने खड़े हो गई, और मैं अब मैं कॉमेडी हो गया सीन, तो मैं माँ को ऐसे देख रहा हूँ, मैंने तो क्या कर रहे हो आप, मैं लड़ सकता हूँ ना, आप क्या कर रहे हो। तो ऐसी चीजें हो रही थी, वो वहाँ चिल्ला रहा, मैंने तो 1 मिनट यार बात कर रहा हूँ यार, मैं कहा आप जाओ ना गाड़ी में यार। तो वो जो था ना उनके अंदर, वो ये था कि दिस इज माइन, आई विल ले माई लाइफ डाउन फॉर हिम। उन्होंने सोचा ही नहीं 1 सेकंड में कि हाथ पग पड़ जाता बुढ़ापे में तो एक तो बेइज्जती होती घनघोर, और गिर जाते सड़क पे, आप क्या जरूरत है ये सब करने की जब मैं लड़ सकता हूँ अपने आप। पापा भी वही कर रहे थे, तो पापा ना बहाने बनाते रहते हैं, थोड़े बूढ़े हो गए, नहीं यार मन नहीं कर रहा है वॉक करने का, ये वो। मैंने देखा अरे अभी यार, तो वो ही है कि मैं आई कैन टेक अ बुलेट और अ थिंग फॉर हर लाइक दैट, यू नो, विदाउट इवन ब्लिंकिंग और थिंकिंग अ बिट। वो वाला प्यार है। What kind of father will you be? अभी तो बहुत छोटी है, लेकिन जैसे आपने कई इंटरव्यूज में कहा कि अपने फादर से वाला होता था, हमारे टाइम पे इतने फादर्स अफेक्शन शो नहीं करते थे, या अभी आपने बीच में कहा कि आजकल बहुत प्रोटेक्टिव हो गए बच्चे बच्चों को लेकर। आप कैसे पिता बनना चाहते हैं या बनेंगे आपको? मैं बिल्कुल नहीं सोचना चाहता इसके बारे में, जैसे जैसे होगा वैसे भी सब होगा, क्योंकि यही प्रॉब्लम है, पहले ही सोच लेते हैं हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, क्यों सोचना है। पिता प्रोटेक्टिव हो जाएंगे आप कितना भी। हाँ तो हो जाएंगे, तो देखे जाएगा, हो जाएंगे, फिर वो डांटेगी मुझे कि ज्यादा कर रहे हो तुम पापा, डांट खास करेंगे उसकी, और क्या होगा।
चलिए, अब सवाल तो बहुत सारे हैं, समय बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं बस अब एक रैपिड फायर और एक लास्ट का एक आपका मैसेज सुनवा के आज की बातचीत को हम विराम लगाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, एक ही इंडस्ट्री की एक दूसरी एक्टर है, आप उसके स्टेटमेंट को एक इंटरव्यू में कह रहे हैं न्यूसेंस है वो, ऐसे कहना स्टेटमेंट चाहिए? न्यूसेंस है, हाँ, मतलब स्टेटमेंट न्यूसेंस है, बिल्कुल है। आपसे कहीं मिल जाएंगे आपसे तो बोल दूंगा कि ऐसे बात मत किया करो। आप मुझे एक पॉइंट बताओ, क्या जरूरत है हर चीज में झंडा और मोर्चा निकालने की? ये मुझे समझ ही में नहीं आता है। अब हम न्यू आउटसाइडर्स को मिलना चाहिए साथ में और ग्रुप बना, वैसे कम धमाल हो रहे हैं क्या देश में? मैंने यही तो बोला था। मैंने बोला अब एक और नहीं बीज डाल दो किसी के दिमाग में कि अब ये करेंगे हम नई चीज। लेकिन ये जितने और ये और मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या ना, ये सब जो जब आप कुछ बन जाते हो ना, तो सलाह जो है ना बहुत सोच समझ के देनी चाहिए और कम देनी चाहिए जितनी कम दे सकते हो। ये आपने किसी इंटरव्यू में कंगना के भी बोला है। हाँ, कि मतलब कम सलाह दो भाई, लोग सीरियसली ले लेते हैं यार। तो बोलने वाला भी तो सीरियसली बोल रहा होगा। क्या पता सीरियसली बोल रहा है, क्या पता खुद कर रही है कि नहीं कर रही है। मैं आप तो सबके साथ काम कर रहे हो ना, तो फिर वो जो नेपोटिज्म आपको लग रहा कर रहे हैं, तो फिर क्यों कर रहे हो काम उनके साथ? एग्जैक्टली, मुझे ये लग रहा था ये वो लोग कहते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, और वो जितने हजारों को जिनको काम नहीं मिलता वो क्या करेंगे? मैं बहुत सिंपल है, लाइफ में जो लिखा होगा वही होगा। मानते हैं आप डेस्टिनी? 100%। सर के बल खड़े हो जाओगे तब भी नहीं होगा। ऑब्वियसली आपको कर्म तो करने पड़ेंगे, बट होगा वही जो लिखा होगा। वही जो राम रचे रखा। हाँ, तो मेरा तो ये है कि डेस्टिनी तो तुम्हारी भाई लिखी हुई है। अब उस डेस्टिनी तक तुम हंस के पहुंचना चाहते हो कि रो के पहुंचना चाहते हो, डिसाइड कर लो। इंटरेस्टिंग। चलिए एक रैपिड फायर करें। जी। मिर्जापुर या महारानी? बहुत यार, ये तो मतलब इसको थोड़ा मतलब चॉइस में ही बोलना पड़ेगा। महारानी। कानपुर या मुंबई? मुंबई। आप धार्मिक हैं या आध्यात्मिक? द मोर रिलीजियस या स्पिरिचुअल? आध्यात्मिक। ओटीटी या बिग स्क्रीन? बिग स्क्रीन। अवार्ड या बॉक्स ऑफिस? बॉक्स ऑफिस। पैसा या रोल? दोनों। दोनों चाहिए। नहीं, कोई बहुत अच्छे रोल मिल रहा हो, कहे प्रोड्यूसर कहे पैसे नहीं है देने के लिए ज्यादा, हाँ तो लड़ूंगा पैसे के लिए, नहीं होगा तो कर लेंगे ना, तो फिर तो रोल हुआ है। अच्छा, अमित सियाल को गुस्सा क्यों आता है? कोई आइडिया नहीं है, किसी भी बात का आ सकता है। मतलब गुस्सा बहुत आता है? नहीं, अभी तो बहुत कम आता है, लेकिन आ जाता है। बट कोई एक चीज जिसपे सब किसी के देख के या कुछ इरिटेट सब ज्यादा करती हो, या कोई चीज बुरी लगती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत तमाम चीजें, एक चीज। अच्छा, ज्यादा बहुत ज्यादा सारी है। आपका ड्रीम रोल क्या है? नहीं पता मुझे, सच में नहीं पता मुझे। बट आई यू स्टिल वेटिंग फॉर दैट रोल? मतलब आई एम डेफिनेटली वेटिंग, एंड एज फैजल सेड 10-15% यूज करा गया मुझे अभी, और अभी बहुत कुछ होना बाकी है, और मुझे पता है कि ये होगा। और कोई अनफुलफिल्ड ड्रीम? नहीं, पूर्णिका के बाद तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ। कंफर्ट फूड? सांभर चावल, बिरयानी और टोस्ट और अंडा। फेवरेट एक्टर अभी अपने कंटेम्प्रेरीज में आपको? ये मतलब कोई भी वर्ल्ड वाइड, मुझे लगता है कि मेरे अंदर उनके थोड़ी सी आत्मा है, उसका नाम है डेंजल वॉशिंगटन। मतलब आपने सीधे विदेशी चले गए, आपको हिंदुस्तान में अपने? नहीं, बच्चन साहब को देख के तो बने हैं एक्टर, ठीक है ना, अब लेकिन बच्चन साहब पे नहीं टिके रह सकते हैं, और भी लोग हैं ज़माने में। फेवरेट सिंगर कौन है? गाना का सुनने का शौक है आपको? हाँ है ना, फेवरेट सिंगर बहुत ही क्लीशे साउंड करेगा, बट अरिजीत। फेवरेट को एक्टर? फेवरेट को एक्टर सब, ऐसे नहीं हो सकता। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मुझे हर को एक्टर के साथ काम करने में इतना मजा आया है, बट अभी अगर रिसेंटली बात करो तो हुमा। अच्छा, फेवरेट टाइम पास, जब एक्टिंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो क्या करना पसंद करते हैं? खाली खा लोगों को घर में परेशान करना, मतलब घर के लोगों को परेशान करना? OCD दिखाना अपनी, और खाना वाना बना लेना, सोना, आराम करना, दोस्तों के साथ हंसी ठट्टा करना, और कभी कभी मन किया तो कसरत वसरत कर ली,
ज्यादा नहीं है। ज़्यादा- तो बड़ी फिट लग रहा है फिर, फिटनेस हाँ क्या राज? क्योंकि ज़्यादा कसरत करने से अनफिट हो जाता है आदमी। तो आप क्या करते हैं? खाने का भी शौकीन लगता नहीं, है? मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं क्लेवर आदमी हूँ थोड़ा इस मामले में, कि जब मुझे ऐसा लगता है कि पेट निकल रहा है और मुंह सूज रहा है तो अब कर ले। अब उतना थोड़ा टाइम का। हाँ, और खाना कंट्रोल कर ले। मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों नहीं। लाइफ मंत्रा टेक अ चिल पिल। टेक अ चिल पिल। वाह। नहीं, मैं लाइफ मंत्रा सीरियसली मैं बताऊँ क्या है कि आपको कुछ नहीं पता है क्या होने वाला है, ठीक है ना? आप लाइफ को सीरियसली लो ही मत। और ये मैं बताता हूँ क्यों लगता है मुझे। मेरे 2 बर्थडे हैं, दिसंबर 1 को है और एक जुलाई 1 को है। जुलाई 1 को मैं पैदा हुआ था अस्पताल में माँ के थ्रू अपनी, और दिसंबर 1 में सड़क पे जब एक्सीडेंट में बचा था मैं। ये कब हुआ? गाड़ी की हालत अगर आप देख लोगे ना तो इतनी मैंगल्ड थी कि जब वहाँ पे एम्बुलेंस आई, पुलिस आई, तो उन्होंने बोला कि कहाँ है वो आदमी, मर गया है क्या? तो मैंने बोला नहीं भाई, इधर ही खड़ा है। मुझे ऐसा फीलिंग आया था निकलते हुए, अग्निपथ में नहीं निकलते बच्चन साहब कि हाय वो गाड़ी पे काय को गोली चलाता है वो करके, मैं टैं करके निकला उनका, और यहाँ से खून वून सब ये वो, और 2 दोस्त थे और गाड़ी में चला था, टायर फट गया था। टायर दिल्ली में, मुंबई में? गोवा से मुंबई जा रहे थे हम लोग वापस गाड़ी चला के। बहुत गर्मी थी और मैं कॉन्स्टेंटली चलाया जा रहा था, तो पता नहीं था मुझे कि रोक रोक के थोड़ा टायर ठंडा कर लेना चाहिए। वो फट गया वो, तो सामने लॉरी में बढ़ गया सीधे हेड ऑन, और ऐसे बच्चों से दरवाज़ा खुला, मैं निकला बाहर, ऐसे बिल्कुल वही फीलिंग आया था मुझे कि नहीं मरा नहीं मैं। और उस दिन मेरे दिमाग में कुछ अलग ही कुछ घूम गया वो, कि बस यही कि 1 सेकंड में खत्म हो सकता। खत्म था। अभी तो क्या चल रहा है, ये चिंता वो चिंता, फ्रस्ट्रेशन, जो होगा होगा, देखा जाएगा। और हर चीज़ से इंसान निपट सकता है यार, किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप क्या चाहते हैं आपके जाने के बाद दुनिया आपको कैसे याद रखे? कोई ज़रूरत नहीं याद रखने की। यही तो फंस रहा है इंसान, मुझे ऐसे याद रखें, वैसे याद रखें, क्या ज़रूरत है याद रखने की? और कोई भी नहीं रखने वाला है याद आपको। मतलब कितना मैक्सिमम कितना याद रख लेंगे जनरेशन? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, उसका कोई याद नहीं रखेगा। तो अपना काम करो और निकल लो यहाँ से, और दूसरों को आने दो सामने, है ना? तुमको भी याद रखें, फिर उसको भी याद रखें, उसको भी याद रखें, क्या ज़रूरत है ये सब? इट्स कम्प्लीटली अनइम्पॉर्टेंट। अमिताभ बच्चन से मिले आप? एक बार मिला था, अनुपम जी ने मिलवाया था मुझे, ऐसे खड़े हुए थे ऊपर आके, ऐसे मैं तो डर ही गया। मैंने कहा अरे बाप रे बाप। तो अनुपम जी ने बोला कि आई हैव जस्ट वर्कड विद हिम सर एंड ही इज आल्सो अमित। अरे भाई क्या बात है ना, ये अमिताभ भी मज़ा आ गया उसमें। अरे यार डरा रहे हैं क्या? कितना अच्छा कॉपी कर रहे हैं आप। हाँ, तो बस एक ही बार मिला था और बहुत तमन्ना यार उनके साथ काम करने की, तो देखते हैं पूरी हो ही जाएगी। इंटरव्यू की क्लिप में जरूर बच्चन सर को भेजूँ। प्लीज़ 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 सर मेरे साथ काम कर लीजिए प्लीज़। यार किसी को बोल दीजिए कि एक आध कुछ सीन करवा दें आपके साथ। चलिए, अब आपको एक आखिरी मैसेज सुना दिया है। अब कौन बच्चा है यार, मम्मी है क्या? मम्मी समझ लिए। अरे रोज इसके साथ रहता हूँ यार मैं, इसका क्या मैसेज? अभी जिक्र हुआ कि आपके बारे में कुछ अलग चीजें बताई जाए कि जो किसी को नहीं बताए, तो मुझे सबसे पहले दिमाग में ये आया कि आपकी बेस्ट चीज जो है वो पहले बताना चाहूँगा। इनकी बेस्ट चीज है कि अमूमन होता है एक्टर्स के अगल बगल में काफी लोग होते हैं जो कुछ भी बोलते हैं एक्टर्स के बारे में, किसी को भी फीडबैक देते हैं, किसी का भी फीडबैक, और वो सुन लेते हैं लोग। और एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो अमित सियाल की एक बेस्ट चीज, अमित भाई बेस्ट चीज एक है कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोलिए, उनको फीडबैक दीजिए। ये तब तक नहीं मानते, चाहे अच्छा हो चाहे पॉजिटिव हो, जब तक ये खुद नहीं महसूस कर लेते हैं। ये किसी के कहने पर जज नहीं करते। बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत कम दिखाया जाता है आजकल के टाइम में खासतौर पर। और अमित भाई आपकी अब रही बात की कुछ ऐसी चीज़ बतानी है कि जो किसी को नहीं बताओ, तो तिकड़म फिल्म का प्रमोशन के लिए हम लोग निकले हुए थे और लंबा प्रमोशन चल रहा था। हम लोग लोगों से मीट एंड रीट पे जाते गैदरिंग कर रहे थे, तो एक सुबह कहीं ना कहीं गैदरिंग खत्म करके हम लोग 6 बजे लौटे, वापस आए होटल में, और 12 बजे हमें कहीं और जाना था। रात में डिसाइड हो चुका था, मैं सोच चुका था कि गैदरिंग नहीं बता दिए। और 12 बजे हमें स्कूल पहुंचना है और 12 बजे स्कूल में बच्चे वेट कर रहे हैं।
तो हमने भाई को सुबह एक बार 11 बजे ऐसे खिलाने की कोशिश की कि भाई आप नो क्या भाई आए दरवाजा खोला इन्होंने। इनको मैंने बस एक ही चीज़ पूछी कि ऐसा ऐसा है क्या करा जाए, तो उन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्यों बच्चे आ गए, तो इन्होंने कहा जो बच्चे आ गए वो रात ही खत्म हो गई, सिर्फ मुझे 15 मिनट दे। तो 15 मिनट में मुझे क्या लग रहा था कि जाएंगे, फ्रेश होंगे, अंदर से बाहर आएंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट। और मैं मतलब लिटरली होटल में शॉर्ट्स में और टी शर्ट में था। जब 15 मिनट में देखता हूँ तो ये सूट पहन के नहा धो के शावर लेकर ये तैयार होकर बैठे थे और कहते थे तुम्हारी वजह से लेट है, चलो। मजा आता है कि हंसी मजाक कैसे थे स्कूल में क्या था, बट इनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है। और इनको मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, इनकी बेस्ट चीज यही है कि ये मेहनत जिस तरीके से कर रहे हैं वो बहुत कम लोगों में दिखती है कभी कभी। भाई ऐसे ही आप खूब छक्के मार के रहिए। और एक अगला साल जो है, ये तो अच्छी खासी लाइनअप है हमारे पास जो दिखने वाला है, और उसमें आप खूब धुंधो धड़ा के गए। क्या होने वाला है अब तिक्रम के बाद हम क्या 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 देखने वाले हैं, और मेरे जैसे लोगों के लिए बिना गाली का क्या होने वाला हाँ, बिना गाली का सब है? सच्ची? कुछ। वाह। तो एक रेड 2 आएगी, आई थिंक फिल्म में आ जाएगी मार्च में। अक्षय पाजी के साथ एक फिल्म करी, अक्षय कुमार हैं, माधवन है, धर्मा की फिल्म है। करण त्यागी करके एक बहुत ही यंग एंड अपकमिंग डायरेक्टर हैं, बहुत कमाल की फिल्म बनाई, बहुत अच्छे टॉपिक पे बनाई, पीरियड फिल्म है वो। आई थिंक मार्च में आएगी। शंकरन नायर करके एक लॉयर हुआ करते थे, उनके ऊपर बेस्ड है पीरियड। और एक नागेश कुकनूनी जी के साथ किया था मैंने एक सीरीज़, बहुत मज़ा आया था उनके साथ काम करके, वो भी आना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, चौथी भी है क्या कोई, याद नहीं आ रहा मुझे। है एक शो और है, वो थोड़ा मीमर्स करके एक शो है, वो भी आएगा। चलिए कुछ तोहफे हैं हमारी तरफ से आपके लिए, लेकिन उससे पहले हमें अब इतने सारे लोगों में से किसी एक ने इन्फॉर्मेशन दी है कि आपसे कालिया फिल्म का गाना गवाया जाना चाहिए, क्योंकि वो आप बहुत अच्छा गाते हैं। बिल्कुल नहीं गाता, आप गाएंगे नहीं तो तोहफे नहीं मिलेंगे, तो अगर गा दीजिए। वो क्या है, वो मेरी लाइफ का फिलॉसफी है ये गाना, कि कौन किसी को बांध सका सही याद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजड़ा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। हाँ, क्या बात है, वाह। आगे कुछ और सुन? बस चलिए, तो हमारी तरफ से आपके लिए छोटे छोटे तोहफे। ये एक प्लांटर है। हाँ, इसमें अच्छा आपने बता दिया मुझे। नहीं, इसमें नीचे चेक है, तो आप या तो आप चेन बढ़ेंगे, नहीं तो ये उस चीज के लिए इस्तेमाल किया नहीं जाना चाहिए। ये ना, ये आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपकी बातें सुन के मुझे लगा ये मैंने एक ग्रेटिट्यूड डायरी हमें बनाई है। क्या बात। इसमें पेज खोल के देखिए क्या लिखा है। ब्यूटीफुल। कभी भी बैठ के मन करे पेन डाउन या ग्रेटिट्यूड थॉट्स, तो ये हमने, ये एक दीपक आचार्य हुआ करते थे, डेथ हो गई अभी 1-1.5 साल पहले। इन्होंने पूरा कि कैसे आपके घर में आयुर्वेद सारा, बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत बढ़िया है। और इनका पूरा मैसेज हेल्थ पर था, आयुर्वेद। ये छिंदवाड़ा में आशा के नाम से आदिवासी औरतें, अरे वाह, ब्लॉक प्रिंटिंग से आपके लिए एक स्टोल है ये। ब्यूटीफुल। ये आप कभी कुर्ता पहने, और ये मैं अभी उन महिलाओं को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये पहने। कपड़ा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ऐसे ही करूँ ना? हाँ। तो ये सब आशा नाम से, आशा हैंड ब्लॉक का काम करती हैं। और क्या है, हाँ, ये रंग साजी के नाम से एकता एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने आपके लिए। यस, डेफिनेटली इज। थैंक यू वेरी मच। वाह, ये हमारी तरफ से हमारी टी शर्ट, कभी पहन लीजिएगा, चाहे घर में जी नहीं, लगेगा। नहीं बाहर पहन लेंगे, क्या बात करती हैं आप। तब तो हमारा सुपर डुपर प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन ठीक है। जिंदगी विल रिचा। चलते चलते अगर आप सब व्यूअर्स को कोई मैसेज अपनी तरफ से देना चाहेंगे? कौन किसी को मार सका, सही याद थिंग। आप लोग खुश रहो और ज़्यादा चिंता मत करो। दिन भी आती है, रात भी आता है, और खुशी भी आती है और गम भी आता है, और नथिंग इज़ परमानेंट, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट लेसन दैट वन मस्ट लर्न, कि सब बदलता रहेगा। तो आई थिंक रिलिश एवरी मोमेंट, बी इट सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, हैप्पीनेस, व्हाटएवर, एंड लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, और सबकी सुनो, अपनी करो। अमित सियाल, थैंक यू सो मच। आप हमारे
क्या हमने कहा था, लिविंग रूम कॉन्वर्सेशंस। बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आने वाले साल में बहुत सारा आपका अच्छा काम हो रहा है और बहुत सारा आप करते रहें, और आपकी बिटिया के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू।